साहित्यिक, सामाजिक व सांस्कृतिक संस्था देवशील मेमोरियल। देवशील मेमोरियल सिर्फ एक नाम नहीं, एक संस्था ही नहीं, बल्कि एक संकल्प है उस माता पिता के प्रति जो अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग कर देते हैं। अब ये वक्त हमारा है कि हम अपने माता पिता के त्याग को याद करें और अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए उनके सपनों को पूरा करें। देवशील मेमोरियल की स्थापना साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में एक नई सोच के साथ की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य वैसी काबिलियत को मंच प्रदान करना है जो काबिल तो होते हैं मगर उनके पास खुद को साबित करने का कोई जरिया नहीं होता। हम वो जरिया बनना चाहते हैं। अगर आप भी मेरी ही जैसी सोच रखते हैं तो आइए हमारे साथ जुड़िए और इस कारवां में एक कदम आपका भी हो अपने माता पिता के किसी सपने को पूरा करने के संकल्प के साथ। मैं हूँ केवल बिंब मात्र, विस्तृत संसार तुम्हारा है, जिससे अंतस स्वयं सुगंधित वो अभिसार तुम्हारा है। हर पूजा का प्रथम पुष्प है तुम्हें समर्पित है माते, मेरे इन पूरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा है, मेरे इन पूरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा है। आइए और हमारे पूरे भावों में समा जाइए, हमारी कलम की नोक पर रहिए, हमारी जिह्वा पर रहिए, हमारे जहन में बसिए कि हम जो भी कहें, हम जो भी लिखें, हम जो भी बोलें, वो देश हित में हो, वो लोक हित में हो, वो समाज हित में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं सोनिया सोनामक्स, देवशील के इस खूबसूरत से पेज से। देवशील यानी अपनी माता पिता की स्मृतियों में रचा गया एक ग्रंथ कहूंगी, एक यज्ञ कहूंगी, जिसमें हम एक छोटी सी आहुति देने के लिए कभी सोमवार और कभी शुक्रवार आपके बीच में उपस्थित रहते हैं, नई नई मेहमानों के साथ, नई नई व्यक्तित्व के साथ। क्योंकि देवशील एक पहचान बन चुका है कि यहाँ जो भी आता है या जो भी यहाँ पढ़ने या सुनने के लिए आता है वो अपने आप में खास होता है, वो अपने आप में एक व्यक्तित्व रखता है। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, मन से बधाई देती हूँ प्रिय रश्मि अभय को कि आपका ये यज्ञ यूं ही चलता रहे और हम इसमें अपनी आहुति देते रहे। हमेशा से साहित्य से प्रेम करने वाले, साहित्य के साथ जुड़ने वाले, हमेशा तत्पर रहने वाले पिलकेंद्र अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के हमारे खास मेहमान, एक खास व्यक्तित्व, एक जुझारू पत्रकार, उससे पहले एक खूबसूरत मन के इंसान और उससे पहले एक साहित्यकार, आशुतोष अग्निहोत्री जी। मैं आपका इस मंत्र पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बेशक आप अंग्रेजी और भूगोल में स्नातक हैं, इसके बावजूद आपने पत्रकारिता की पढ़ाई आगरा विश्वविद्यालय से की, आपने बीएड भी किया, आपने एमएड भी किया, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में ना जाकर आपने पत्रकारिता को चुना। सबसे पहले 2006 में आपने सहारा से अपनी इस पत्रकारिता को शुरू किया। मैंने उन्हें कॉल किया था, रश्मि, वो कह रहे थे मैं जुड़ रहा हूँ, हमें उनके साथ एक ट्रायल लेना चाहिए था। आप उन्हें कॉल करके थोड़ा समझा देंगी तो अच्छा रहेगा कि कैसे जुड़ना है, क्योंकि वो बोल रहे थे कि मैं तैयार हूँ जुड़ने के लिए, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही होगी आवश्यक रूप से। 2010 में आप आगरा में अमर उजाला से जुड़े और 2010 में एटा जिले में आप वहां से ही आप ब्यूरो चीफ बने। ब्यूरो चीफ आप सभी समझ सकते हैं, सभी साहित्यकार हैं, सभी पढ़े लिखे हैं कि कैसी एक पोस्ट है ब्यूरो चीफ होने के बाद आप किस तरह के कार्य आपको करने पड़ते हैं, सामाजिक भी और पत्रकारिता में भी, और हर तरह से आपको कैसे अपने देश समाज के साथ जुड़कर रहना पड़ता है, कितना जागरूक रहना पड़ता है और कितनी भागदौड़ करनी पड़ती है, कितने इल्जाम सहने पड़ते हैं और किस तरह से अपने आप को पाक और साफ रखना पड़ता है। ऐसे ही आप रही भी हैं। 6 मास तक आपने यहाँ काम किया और उसके बाद आपने पशुपालन विभाग की घोटाले का पर्दाफाश भी किया और दैनिक जागरण में भी आपको ब्रेक मिला और एक समय में आपने दैनिक जागरण को छोड़ दिया और उसके बाद 2012 में भी आप रायबरेली में ब्यूरो चीफ बने। वहां से ट्रांसफर होकर आप इटावा में आए और 9 महीने तक आपने वहां काम किया। 2019 तक दैनिक जागरण के हेड ऑफिस में आपने काम किया और उसके बाद 2019-20 में गाजियाबाद दैनिक जागरण के आप ब्यूरो चीफ बने। इस छोटी सी उम्र में
एक लंबा सा सफर और एक जुझारू सफर जो आपने तय किया है। वर्तमान में आप टीवी 7 भारत न्यूज चैनल में बतौर रेजिडेंट एडिटर अपना सफर तय कर रही हैं। आपको इस उम्र में 17 साल का पत्रकारिता का अनुभव हो चुका है। ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी छोटी सी उम्र में पत्रकारिता में इतना बड़ा अनुभव होना, इतने जुझारू रूप से कार्य करना, आग से खेलना या यूं कहिए कि तलवार पर चलना, ये सारे कार्य जो है वो आशुतोष जी करते आ रही हैं। शायद उन्हें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। हमारी रश्मि अभया जितना हमें दिखता है कि वो सामने नहीं है, लेकिन वो बैक से जो कार्य करती है वो इतना खूबसूरत है और इतनी तत्परता से करती है जो हर कोई नहीं कर सकता। आप उन्हें अवश्य ही जोड़ लेंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। तो इससे पहले कि वो जुड़े, मुझे लगता है कि अमर उजाला, दैनिक जागरण दोनों उत्तर भारत के महत्वपूर्ण समाचार पत्र हैं। बेशक बिल्केंद्र अरोड़ा जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। तो देखते हैं कि ये सफर कितनी देर में शुरू होगा और कब हमारे साथ जो है जुड़ेंगे। चलिए तब तक एक खूबसूरत सी गजल का मतला और अशार रखती हूँ आपके सामने, जो इस मंच पर और सभी साहित्यकारों के लिए मैं रखना चाहती हूँ कि अगर है दीद की हसरत मुसलसल दिल जलाता जा, अगर है दीद की हसरत मुसलसल दिल जलाता जा, जलाकर खुद नुमाई भस्म को तन पर लगाता जा। भूपिल के अंदर जी कि जलाकर खुद नुमाई भस्म को तन पर लगाता जा। और जहालत का अंधेरा जिस जगह कायम अभी तक है, जहालत का अंधेरा जिस जगह कायम अभी तक है, वहां तू बस्तियों में इल्म का सूरज उगाता जा, वहां तू बस्तियों में इल्म का सूरज उगाता जा। और मोहब्बत की जमीन जिस जिस जगह सूखी नजर आए, मोहब्बत की जमीन जिस जिस जगह सूखी नजर आए, फलक पर बादलों से बात कर बारिश कराता जा, फलक पर बादलों से बात कर बारिश कराता जा, फलक पर बादलों से बात कर बारिश कराता जा, फलक से बादलों से बात कर बारिश कराता जा। बेशक अगर साहित्यकार चाहे तो वो मोहब्बत की बारिश भी करवा सकता है और जहालत का अंधकार भी दूर कर सकता है। हमारे बीच में हमारे आज के मेहमान जुड़ चुके हैं, आदरणीय आशुतोष जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं इस मंच से। आपका परिचय मैं पढ़ चुकी हूँ, तो अब जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे आपके मुख से ही वो आपके परिचय को फिर से सुनेंगे। तो आशुतोष अग्निहोत्री, जन्म आपका फर्रुखाबाद में है, अमृतसर गांव में हुआ है और आपने स्नातक की पढ़ाई की है अंग्रेजी और भूगोल में, आपने स्नातक भी किया है जैसा कि मैं सबको बता चुकी हूँ। और लोग आपको सुनने के लिए, आपकी बातों को जानने के लिए बहुत उत्सुक है। काफी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजपाल यादव जी, बिल्केंद्र अरोड़ा जी, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं स्वागत करती हूँ आशुतोष जी का बहुत बहुत। आपके लिए यही कहती हूँ कि बगल में आग लिए शहर से गुजरना है। ये पंक्तियां मुझे आपके लिए सही लगती हैं कि बगल में आग लिए शहर से गुजरना है, किसी से हो ना सका वो काम मुझको करना है, किसी से हो ना सका वो काम मुझको करना है। तो अपनी बगल में आग लिए इतनी छोटी सी उम्र में 17 साल का जो आपका ये एक्सपीरियंस है, जो ये आपका अनुभव है इस क्षेत्र में, उसके लिए हम आपसे बातचीत करेंगे। एसएन मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं मुखातिब होती हूँ आशुतोष जी से। आपको नमस्कार करती हूँ सर, और आप एक बार सबसे नमस्कार कर लें और उसके बाद हम मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं नमस्कार करता हूँ सभी को। मेरी आवाज आ रही है ठीक? जी आ रही है, थोड़ी कम है पर आ रही है। कम है, आ जाएगी, धीरे धीरे तेज हो जाएगी। जी जी जी, स्वागत है। तो हमारे साथ आशुतोष जी काफी लोग जुड़ चुके हैं इस समय तक। स्टार्टिंग से ही हम 12-13 लोगों के साथ अपनी बात शुरू कर रहे हैं। बिल्केंद्र अरोड़ा जी, प्रदीप चौहान जी, एसएन मिश्रा जी, अनुपमा पांडे भारतीय जी, राजपाल यादव जी, विमल सागर जी,
रश्मि अभय जी, और जितने नाम ऊपर स्क्रॉल हो गए, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आपके मन में, आपके जहन में अगर कोई भी प्रश्न है, जी वाकई पत्रकार अग्निधर्मा होते हैं, अभिनंदन करते हैं। बिल्कुल अरोड़ा जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आशुतोष जी। मैं यही सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ कि अंग्रेजी और भूगोल में स्नातक होने के बावजूद आपने ये प्रकाशन का से आपका जुड़ाव कैसे हुआ, और आपने या इस तरफ आपका झुकाव किस तरह से हुआ, और ये सफर में आप कैसे आए? सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूं। आपने अपने इस मंच पर मुझे बुलाया। रश्मि जी का मेरे पास जब फोन आया और उन्होंने कहा कि सोनिया जी मेरा साक्षात्कार लेने जा रही हैं, जी मुझे थोड़ा सा अचंभा हुआ। जी जी। अचंभा इसलिए हुआ कि मैं एक पत्रकार हूं और हम्म, पिछले 17 साल का जो मेरा पत्रकारीय जीवन रहा है उसमें मैंने कई लोगों के साक्षात्कार लिए। जी जी। मैं कहूंगा कि ये मेरा पहला अनुभव था जिसमें मेरा कोई साक्षात्कार ले रहा था। तो मैं रश्मि जी मेरे सामने नहीं है, वो पर्दे के पीछे है, डायरेक्टर है इस एक शो की। उनको मैं जी इसके जी। लिए साधुवाद देता हूं और आप मेरे सामने हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। पहला प्रणाम सवाल प्रणाम। पहला सवाल आपका जो आपने पूछा कि परास्नातक किया भूगोल और अंग्रेजी में, और उसके बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कैसे आ गए। इसकी बड़ी एक रोचक कहानी है। जी रोचक मैं इसलिए कहूंगा कि वैसे तो मैं शुरुआत से ही, छात्र जीवन से ही एक मुखर व्यक्तित्व का धनी रहा हूं। ईश्वर की मेरे ऊपर एक कृपा रही है। छात्र जीवन में डिबेट में भाग लेना, भाषण देना मंच पर, छोटे छोटे कॉलम लिखना हमारे क्षेत्र में। अब पहले उस समय जब मैंने ग्रेजुएशन किया, पीजी किया, 2002-2003 की बात है, तब इंटरनेट मीडिया, मैं इसको इंटरनेट मीडिया कहता हूं, फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, इंस्टाग्राम हुआ। जी। इसको मैं सोशल इसलिए नहीं कहता हूं कि ये सोशल का मतलब आपके पास में बैठ करके एक दूसरे से आदान प्रदान अपने विचारों का होना। मैं अपने शब्दों में से इंटरनेट मीडिया कहता हूं। तो उसका उस समय जमाना हुआ नहीं करता था। अखबार होते थे अपने सूचना का आदान प्रदान देने के लिए। एक दिन की सुबह से शाम तक की जो खबरें आती थी उनको जब दूसरे दिन अखबार में पब्लिश किया जाता था तो बड़ा रोचकता के साथ। एक तो मैंने अखबार जो जी। पढ़ा वो हमेशा उल्टी ओर से पढ़ना शुरू किया। मैं कभी अच्छा। भी किसी भी समाचार पत्र को सामने से नहीं पढ़ता हूं, उल्टी ओर से पढ़ना शुरू करता हूं। तो वहां पढ़ते थे, सूचनाओं का आदान प्रदान होता था। मुझे लगता था कि जी जर्नलिस्ट पता नहीं कितनी अच्छी तोप होते हैं, क्या होते हैं, क्या मैं लिख सकता हूं। तो ये 2001 या 2002 की बात होगी। सबसे पहला मेरा एक जो दैनिक जागरण में पाठक नामा वाला जो कॉलम आता है, मैं बैठा हुआ था, बैठे बैठे अचानक मन किया और मैंने कुछ अपने क्षेत्र की समस्याओं पर लिखा। लिखा, वो पब्लिश हो गया। पब्लिश हो गया, दूसरे दिन मेरे यहाँ से लैंडलाइन पर फोन कहीं से आ रहा है। मेरे बाबा एक गांव के ही लगते थे, उनका फोन आया, ला जी। तुम आओ कॉलम छपो है। तो अच्छा। अपने गांव की खबर होती है। अब मेरा अखबार में नाम छपना, मेरे शब्दों को उसमें छपना, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे लगा नहीं, अखबार वाले जो होते हैं, पत्रकार होते हैं, ये कुछ बहुत ही अच्छे वीआईपी लोग होते होंगे। खैर, हम्म, पढ़ाई मेरी चलती रही। मैं जब डिबेट्स में जाता था, मेरा इंटरव्यू लेने के लिए लोग आते थे, मुझसे बात कर लेते थे। उसके बाद में मैं स्टूडेंट्स लाइफ में ही पीटी और स्काउटिंग में भी रहा, वहां भी लोग मुझसे जुड़ते थे, बात करते थे। जर्नलिस्ट जब आते थे और छोटी छोटी समस्याओं को उठाते थे, डीएम्स के ऑफिस में सीधे घुसा चला जाना, सांसद जी के आगे लोग लाइन लगाकर खड़े रहते थे। लेकिन जब पत्रकार कोई पहुंचता था तो सांसद जी कहते थे भाई साहब आइए। तो एक अजीब सा एक लगता था, मुझे लगा कि नहीं, ये जो कलम जिसके पास में है उनके पास कुछ न कुछ अदृश्य ताकत जरूर होती है। और उस कुछ अलग ताकत था। को अगर मुझे मिल जाए, अगर वो ताकत मुझे मिल जाए तो मैं क्यों ना अपने क्षेत्र की भी कोई समस्याओं को उठा सकता हूं। खैर, ये तो बात हुई, पढ़ाई चल रही थी। एक छोटी सी घटना हुई मेरे जीवन में। मैं गांव का रहने वाला हूं और मेरे पिताजी किसान हैं। मैंने अपना जीवन अपने संघर्षों में बिताया। और मैं ये अपने आप में सबसे भी कहता हूं कि आपको अपना अतीत भूलना नहीं चाहिए। मैं अपने अतीत जी में को याद रखता हूं क्योंकि आपके जो पुराने दिन होते हैं वो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो मेरे पिताजी जी। का एक छोटा सा काम था, खेत और खलियान से जुड़ा हुआ। मेरे पिताजी एक एप्लीकेशन लेकर के पहुंचे डीएम साहब के पास में। और वहां एक हमारे जो गांव के ही तहसील स्तर के जो लेखक हुआ करते हैं, पत्रकार होते हैं, उन्होंने क्या किया कि वो वहां खड़े हुए थे। हमने कहा भाई एक एप्लीकेशन देनी है। पता चला कि जो उन्होंने
उन जो तहसील स्तर के पत्रकार थे उनको तो पहले बुला लिया और हमसे कहा आप साइड से हटो। मेरा दिमाग किया नहीं, जी मुझे कुछ नहीं करना है, मैं पत्रकार बनूंगा। खैर पढ़ाई चलती रही, आगरा में आया, बीएड एमएड उस समय मैंने करने के लिए, और मेरे एक पहले प्रारंभिक गुरु रहे हैं आदरणीय रमेश अवस्थी जी, इस समय वो सहारा जी समय के ग्रुप एडिटर हैं। मैं उनके पास में पहुंचा, वहां मन में लालसा थी। संयोग की बात ऐसी है कि एक पुजारी अगर मंदिर के सामने पहुंच जाए और साक्षात भगवान जी मिल जाए वहां, तो वो कहता है कि प्रभु से साक्षात्कार हुआ है, मौका गंवाना नहीं चाहिए। रमेश अवस्थी जी सहारा में उस समय पत्रकार थे और ब्यूरो चीफ थे आगरा के। मैं 2006, मैं वर्ष से आप बता रहा हूँ, वर्ष 2006 से मेरी पत्रकारिता की शुरुआत हुई। जी मैं जी वहां बीएड करने के लिए गया। वो ऑफिस था सहारा समय का, कुछ लोग वहां बैठे हुए थे, बाकायदा पत्रकार खबर लिख रहे थे। मुझे लगा कि मेरा ईश्वर मुझे मेरी मंजिल तक ले आया। एक खबर थी, मैंने उसमें शीर्षक लगवा दिया, वो बड़ा अच्छा से जी छप गया। दूसरे दिन एक वहां पर शोएब खान जी सीनियर पत्रकार हुआ करते थे, उन्होंने हमारे जो चाचा जी थे आदरणीय उनसे चर्चा कर दी, ये आशुतोष ने शीर्षक लगाया, अरे तुम तो पत्रकार हो, पत्रकार बन जाओ। मैंने कहा मेरे मन में तो यही इच्छा है, अंधा क्या चाहे दो आंखें। तो मेरे जीवन की जो पत्रकारिता की शुरुआत हुई, वो मैं कहूंगा कि माँ सरस्वती की कृपा तो मेरे ऊपर समय पहले से ही थी, लेकिन जो पत्रकारीय जीवन की शुरुआत हुई वो आगरा से हुई और वर्ष 2006 में हुई। इसके बाद में जब मैं वहां पहुंचा, उन्होंने मुझे ज्वाइन कराया। स्ट्रिंगर जी होता है वो पत्रकार जो कहीं किसी संस्थान का नियमित पत्रकार नहीं होता है। अच्छा ठेके वाला जो होता है, आप देखते हैं जो मनरेगा के जो कर्मचारी होते हैं, तो मैं कहूंगा कि स्ट्रिंगर का मतलब वही होता है जिसको एक छोटा सा मानदेय मिलता है। खैर जी जी मेरी जी मंजिल थी, मैंने उसको प्रणाम किया, कलम को उठाया और लिखना शुरू कर दिया। पहली खबर अखबार में छपी, मैं बड़ा फूला नहीं समाया, फिर 2 छपी, 4 छपी, 8 छपी, सिलसिला चल पड़ा और आज मैं आपके सामने। क्या बात है। और एक बात करते करते एक जहन में बात आई कि जैसे आप कह रहे हैं, आप डिबेट डेक्लेमेशन इस तरह की सारी हरकतें मैंने भी बहुत की हैं अपने समय में। तो जब हम लिखना शुरू करते हैं, कलम पकड़ते हैं, छोटे समय से जब हम करते हैं, तो वो एक काल्पनिक बातें उसमें बहुत सी होती हैं, आसपास की छोटी छोटी घटनाएं, उसमें हम अपनी कल्पनाएं जोड़ते हैं, और जो पत्रकारिता है उसमें बिल्कुल सत्य होता है, सटीक। तो एक साहित्यकार और एक पत्रकार, इन दोनों को के बीच में आपने सामंजस्य कैसे बिठाया? आपका सवाल बहुत अच्छा है और जवाब बहुत सिंपल साधारण सा है। साहित्यकार, पत्रकार, दोनों में लास्ट में कार लगा हुआ है। जी साहित्य और पत्र जी दोनों को आकार देने वाला जो होता है, अरे वाह। दोनों को आकार देने वाला जो होता है, मैं कहूंगा कि वो सही। पत्रकार है। जो एक अच्छा साहित्यकार है वो एक पत्रकार है। साहित्य का मतलब होता है समाज को आईना दिखाने वाला वो रचना, जी वो साहित्य जिसको लोग देखें और कोई प्रेरणा ले। पत्रकार वो लिखता है जो समाज की छोटी छोटी सी विभ्रांतियां होती हैं, सामाजिक मुद्दे होते हैं, आम जनता की परेशानी होती है, उसको उठाता है। साहित्य सामाजिक चेतना लाता है जिसमें थोड़ा समय लग जाता है। अखबार जो चेतना लाता है वो त्वरित होती है। जी पत्रकार जो चेतना लाता है वो त्वरित होती है। आप छोटा सा जी ट्वीट कर देते हैं, एक जर्नलिस्ट जब ट्वीट करता है तो उसके लाखों फॉलोअर्स होते हैं और तुरंत ही उस पर एक्शन होता है। तो पत्रकार जो लिखता है उस पर त्वरित एक्शन होता है, और साहित्यकार जी जो होता है असर उसका भी होता है। हमें कहेंगे कि साहित्यकार जो रचना लिखता है, चाहे वो गद्य में हो या पद्य में हो, उसने शब्दों को की माला ही तो पिरोई, और पत्रकार ने भी शब्दों की माला ही पिरोई। साहित्य के पास में चॉइस होती है साहित्यकार के पास कि वो गद्य और पद्य किसी भी शैली में लिख सकता है। अखबार जी वाले के जी पास जी में चॉइस नहीं होती है, उसको गद्य ही लिखना होता है। पत्रकार के पास चॉइस नहीं होती है, उसको गद्य में ही बोलना होता है। हम ये कह जी सकते जी हैं कि साहित्य होम्योपैथिक की दवाई है जो धीरे धीरे असर करती है, और जी जी पत्रकार की जो कलम होती है वो आज की दवाई है जो जी तुरंत। बिल्कुल बिल्कुल।
बहुत अच्छा और बहुत सही तरीके से आपने जवाब दिया। अनामिका भदानी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका स्वागत करते हैं। भारत जिंगर जी हमारे साथ जुड़े हैं, संजोग अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो ये अग्निहोत्री लगा है इनके साथ, तो क्या आपके कोई ये जानने वाले हैं या आपके परिवार में से हैं? ऐसा मैं समझ पा रही हूँ, मैं गलत भी हो सकती हूँ। हीरो धामनी जी हमारे साथ जुड़े हैं, गोविंद गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं और पिलखेंद्र अरोड़ा जी कह रहे हैं वाकई अधिकतर लेखकों के लिए पत्र स्तंभ प्रवेश द्वार रहा है। बेशक आपने बिल्कुल सही कहा। अद्भुत संप्रेषण क्षमता को अभिनंदन कर रहे हैं पिलकेंद्र अरोड़ा जी, इसमें कोई शक नहीं है। एसके त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि फूल सदा कांटों में खिलते हैं और सेजों पर मुरझा जाते हैं। ईश्वर आपको उन्नति के पथ पर अग्रसर रखें। बेशक हम सबकी भी यही दुआएं हैं आपके लिए। तो पत्रकारिता की शुरुआत आपने 2006 से की, जैसा कि अभी आपने बताया। तो कौन से समाचार पत्र से आपने शुरुआत की और आपका पहला अनुभव कैसा रहा? आप हमसे साझा करें। आपके सवाल से पहले ही मैंने जवाब दे दिया। जी, मैंने आपको बताया कि मैंने पत्रकारिता की शुरुआत जो की, मेरा पहला जो लेख छपा जी, था, छोटा-सा पाठकनामा में, वो दैनिक जागरण में प्रकाशित हुआ था। ये बात 2002 या 2001 की होगी। लेकिन कलम एज़ ए पत्रकार मैंने जो कलम पकड़ी और मैंने लिखना शुरू किया, वो 2006 फरवरी 2006 और जहाँ तक मुझे लगा है, ध्यान आ रहा हो 10 या 11 फरवरी की बात है, हुँ, 2006 में, तब मैंने पहली बार कलम से कुछ लिखा, वर्ष 2006। जी, जी। तो एक बात आपके बारे में हमें सुनने को मिली है कि आपने पशुपालन विभाग में किसी घोटाले का पर्दाफाश किया था। तो उसके बारे में आप हमें कुछ बताएँ, लोग जानना चाहते हैं। तारा गुप्ता जी भी इसी बीच हमारे साथ जुड़ी हैं। तारा गुप्ता जी, हम आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। जी सर। तारा जी को मैं भी प्रणाम करता हूँ। पशुपालन घोटाला तो बड़ा देर में आया था, उससे पहले भी कई छोटी चीजें हुई थी। मैंने कहा कि मैं जी, 2006 में सहारा को मैंने ज्वाइन किया, काम किया और 2007 में मैं अमर उजाला में आ गया। अमर उजाला आगरा में मैं शिक्षा की लीड पर काम करता था और साथ ही जी। पॉलिटिकल भी देखता था। देख, वहां बहुत अच्छा मामला आया था। पशुपालन तक हम पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले ये बीच में गैप हो जाएगा। तो जब मैं जी, वहां जी। था तो एक स्कूल मथुरा में था, प्रेम देवी इंटर कॉलेज। जी, जी। मैं शिक्षा उसके विभाग बारे में प्रेम भी देवी मैंने इंटर पढ़ा था। कॉलेज मथुरा का था और मैं ठीक। वहां पर था। उसके बाद में उस स्कूल का एक कागज मेरे हाथ में लग गया। अब आप देखिए लोगों की सोच कितनी गंदी है। और मैंने कहा ना, पत्रकार का मतलब क्या होता है, उस चीज को उठाना। जी, जी। हालांकि उसके बाद धमकी भी मिली, बड़ा अच्छा सा सिलसिला हुआ उसका। प्रेम देवी इंटर कॉलेज का एक लेटर मुझे मिला और उस लेटर में 2008 की बात है, उस लेटर में लिखा हुआ था उनके प्रिंसिपल के द्वारा कि हम लोग निजी कॉलेज चलाते हैं और हम हुँ। एक विशेष समुदाय से हैं और हमारे यहाँ के बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। लेकिन अगर अच्छा। इनका परफॉर्मेंस जो हम बच्चों का कर रहे हैं, वो परफॉर्मेंस का कुछ बदले में हमको मिलने लगे तो फायदा हो जाएगा। लेटर लिखा गया कि जो हमारे समाज की शादियां होती हैं, हमारे समाज के जो कार्यक्रम होते हैं, उनमें अगर ये बच्चे परफॉर्मेंस करने लगे तो हम बैंक से कुछ फीस ओहो! लेना शुरू कर देंगे और वो हमारा, चूंकि हम निजी संस्थान है तो हमारे संस्थान में पैसा लगना शुरू हो जाएगा, हमारी बिल्डिंग जल्दी से बन जाएगी। हुँ, 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 उस हुँ। शिक्षक को वो चीज बुरी लगी। उन्होंने वो चुपचाप लेटर मेरे पास भेज दिया। मैंने लेटर पढ़ा। जिस अच्छा। संस्थान में मैं अमर उजाला में काम कर रहा था, अमर उजाला अग्रवाल समाज से जुड़ा हुआ था। उनके जो जी, जी, चेयरमैन जी। हमारे थे अशोक अग्रवाल जी थे और जो हुँ, स्कूल था, जो कॉलेज था, वो भी जुड़ा हुआ था वहाँ अग्रवाल समाज से ही। मेरे तो हाथ पाँव फूल हुँ, गए। हुँ, मैंने कहा ये बड़ा मामला है, छात्राओं से जुड़ा है, हुँ, करीब हुँ। 5000 छात्राएँ इसमें हैं और बच्चे, हमारे बच्चे, आपके बच्चे स्टेज पर जब परफॉर्मेंस करें, अच्छी चीज़ है, करना चाहिए। लेकिन अगर इसलिए कोई हमारे बच्चों को लेकर जाए, शादी में तो सब नाचते हैं, अच्छा। मैं भी नाचता हूँ, आपने भी कभी शादी में आप अपने बच्चों के और सबके नाचे होंगे। लेकिन अगर हमारी प्रतिभा का कोई मोल लगाने लगे, मोल लगाए। जी, जी। वो गलत है। मैंने उस गलत। लेटर को देखा। मेरे उस समय संपादक हुआ करते थे आदरणीय पुष्पेंद्र शर्मा जी, बाद में वो हिंदुस्तान में भी हुँ, रेजिडेंट एडिटर रहे और मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा आशुतोष खबर छापो। उस खबर को हमने 4 कॉलम में पेज 1 पर प्रकाशित किया। उसकी हेडिंग थी, छात्राएं नाचेंगी तो होगा स्कूल का विकास। अब आप हुँ। समझिए कि मथुरा का मामला, अग्रवाल समाज से जुड़ा हुआ मामला, 5000 बच्चे वहां पर जुड़े हुए उस स्कूल में पढ़ रहे हैं और क्या बवाल हुआ होगा। करीब 200 250 लोगों ने अमर उजाला आगरा में आकर के धरना देना शुरू कर दिया उस खबर हुँ, के हुँ, छपने हुँ। के बाद। मेरे चेयरमैन साहब ने हमको बुला लिया। उन्होंने कहा आशुतोष तुमने ये खबर कैसे छापी?
मैंने कहा मैं अच्छा। इस पर काम कर चुका हूँ। ये जो हम्म। लेटर है, लेटर में जिन चेयरमैन के, जिन मैनेजमेंट के, प्रबंधक के साइन हैं, वही साइन इनके डीआईएस कार्यालय में, ट्रेजरी में भी हैं, जिससे इनका वेतन निकलता है। ये दोनों बड़ी साइन बात। है, मैं साइन कंप्लीट कर चुका हूं, इस लेटर को परख चुका हूं, और उसके बाद मैंने खबर छापी है। मुझे सराहना मिली। उस खबर पर तत्कालीन कैबिनेट मिनिस्टर थे स्वामी प्रसाद मौर्य। 2008 में जी। बसपा की सरकार थी। ये सदन में मामला हम्म। उठा, विधानसभा में। उस स्कूल की मान्यता रद्द की गई, उस स्कूल के खिलाफ कार्रवाई हुई, उस स्कूल के प्रिंसिपल को हटाया गया, नोटिस जारी क्या हुई। बात है। उस समय मंडलायुक्त जरूरी हुआ था। करते थे जरूरी। एम के नारायण साहब, आईएएस एम के नारायण उस समय मंडलायुक्त थे आगरा के। और ये कार्रवाई हुई। कार्रवाई होने के साथ मुझे भी उसमें दंडित मिला, मुझे धमकियां मिली कि आपने इस तरीके का काम कर दिया है और आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। अमर उजाला अखबार का जब बहिष्कार हम लोग करेंगे तो तुम्हारा लाला हमको नौकरी से तुम्हें निकाल देगा। तो हमने कहा हमारा लाला हमको नौकरी से निकाल देगा कोई बात नहीं है, मैं तो कलमकार हूं, पसीना बहाता हूं, तब मुझे छोटा सा वेतन मिलता है, लेकिन मैं लिखना नहीं छोड़ूंगा। उसमें वेरी सराहना गुड। मिली, बहुत अच्छा। और हालांकि धमकियां भी मिली। और आप कहीं भी कोई भी चीज, जब आप दीवार पर कंकड़ मारते हैं तो पलट कर आता है, और जब आप गलत पानी था। में मारते हैं तो वो डूब जाता है। खैर, जी मुझे जी प्रमोशन मिला और मैं 28 साल की उम्र पर मैं ब्यूरो चीफ बनाया गया पहली बार एटा जिले का। जी जी। एटा जिले का किस्सा बहुत मस्त है, जो आपने बताया पशुपालन विभाग का। अब मैं उस पॉइंट हाँ पर जी आता हाँ जी। हूं। हाँ एटा जी। जिले का जब मैं ब्यूरो चीफ बनाया गया, उस समय मेरी उम्र थी 28 साल। अच्छा। हाँ, खैर बहुत मैं छोटी वहां उम्र है। पहुंचा। 28 साल की उम्र थी मेरी। मैं वहां पहुंचा, बसपा की सरकार उस समय थी, 2010 की बात हम्म। है ये। पशुपालन विभाग में मंत्री हुआ करते थे अवधपाल सिंह जी। जी। और जब मैं उनसे मिलने के लिए गया तो कहा कि ब्यूरो चीफ आए। अब 28 साल का लड़का, अब तो मूछ रखने लगा हूं मैं। पहले मूछ भी नहीं रखता था, बाल भी थोड़े से जब गड़बड़ हो गए। पहले मेरे बाल भी बड़े हुआ करते थे ठीक ठाक, मुझे भी लोग ये कहते थे कि स्मार्ट लगते हो। अच्छा। हम्म। खैर, मैं उनसे मिलने पहुंचा। उनसे मिला तो बोले ब्यूरो चीफ आए हुए हैं। कहाँ कहाँ, बुलाओ बुलाओ। अब जब उन्होंने बुलाया मुझे, मैं देखा, बोले ये ब्यूरो चीफ है, तो 28-30 साल का लड़का है। तो उनके मंत्री जी के मेरे पास में शब्द थे मेरे लिए, अब तो 28 साल के हो, ब्यूरो चीफ कैसे बन सकते हो? हम्म। हमने कहा आप मंत्री हो, 60 साल के, आप मंत्री बन सकते हो, मैं 28 साल के ब्यूरो चीफ क्यों नहीं बन सकता? मैं लिखता हूं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। खैर, उन्होंने मुझे उसी तरीके से, जैसे एक मंत्री एक छुटभइये छोटे से बच्चे को आगे बढ़ा देता है, मुझे भी उन्होंने टहला दिया। 6 महीने की बात हुई, मैं अपना काम कर रहा था, मेरे पास में एक रिपोर्टर मेरा था वहां पर। वो लेकर आया, भाई साहब ने, हाँ गड़बड़ हुआ है। क्या गड़बड़ हुआ है? लालू जी ने तो वो चारा खाया था, यहाँ दूध में हम्म। गड़बड़ है। बोले डेयरी में गड़बड़ है। वो कागज लेके आया, इतनी बड़ी फाइल। उस समय भाजपा जो थी वो विपक्ष में थी, जी। लेकिन बहुत कम सीटें थी। अब आगढ़ है हम्म। एटा में एक विधानसभा क्षेत्र, वहां के एक पूर्व विधायक साहब दिवाकर साहब हुआ करते थे। भाई साहब नमस्कार, भाई साहब इतनी सारे कागज हैं। मैंने कागज देखे, एक तो लगा कि ये आदमी मुझे यूज न कर जाए, लेकिन जब मैंने कागजों को देखा, मुझे लगा सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ। मैंने अमर उजाला में खबर छापी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन तक मैंने लगातार उस पर फॉलो दिया खबर पर। 8वें दिन उस पर बड़ी बात। एक्शन हुआ, अवधपाल सिंह जी हम्म। को हटा दिया गया, बड़ी बात। उनको मंत्री पद से हटा दिया गया। लेकिन इसके साथ एक चीज और हुई, क्या? अवधपाल सिंह जी को मंत्री पद से हटाया गया, आशुतोष अग्निहोत्री को ब्यूरो चीफ के पद से हटा दिया गया। हटा दिया गया। ब्यूरो चीफ के पद से इसलिए हटाया, उस समय राजेंद्र त्रिपाठी जी संपादक थे अमर उजाला के। जब एक घटना हुई, उन्होंने कहा आशुतोष तुमने बर्र के छत्ते में हाथ डाल दिया, और तुम्हारे साथ में कुछ भी हो सकता है। वो मेरे गार्जियन थे, और उस हिसाब से उन्होंने मुझे वापस बुला लिया, और फिर मैंने आगरा में आकर के दोबारा काम करना शुरू किया। लेकिन वो मामला वो अभी भी याद आता है। मेरे बहुत से मित्र हैं, वो कहते हैं कि आपने जो काम किया वहां से, तो मैंने कहा ना कि मेरे साथ में माँ सरस्वती की कृपा है, कलम है, और कलम से अगर आप सही नहीं लिखने का साहस कर सकते हैं, जी तो फिर जी। आपकी कलम को कलम कहने का अधिकार है।
तो ये पशुपालन। तो कभी आपको इस डर नहीं लगा, जैसे छोटी उम्र से जब आपने ये काम किए, या कभी आपने ये ज़हन में आया हो कि मैंने गलती की इस क्षेत्र में आके, कि जहाँ हर समय कोई ना कोई खतरे की तलवार मेरे सर पर हर समय लटकी है, या आपके घर के लोगों ने इसके लिए कभी आपका विरोध किया हो कि आप ये कहाँ इन चक्करों में फँसे हो, अपना सीधा-साधा सा कोई और नौकरी करो? ऐसे कोई सवाल आपके घर की तरफ से उठे हों, या आपके अपने ज़हन में आए हों? बहुत है, अभी भी है। 17 साल हो गए तब भी है। दुर्वासा ऋषि तो हर समय गुस्सा रहते हैं। हुँ। मैं अपने पिताजी को दुर्वासा ऋषि कहता हूँ। जी, जी। वो मैं इसलिए कहता हूँ कि वो मुझे दिन में कम से कम 4 बार तो हड़काते ही हैं। हुँ। मैंने 3 सरकारी नौकरी छोड़ी अच्छा। और पत्रकारिता को चुना। उसका भी बड़ा रोचक किस्सा है। और जब हुँ। मैं पत्रकार हूँ, मैंने ये तो यहाँ बहुत सी छोटी घटना थी। जब मैं इटावा में था तो वहाँ पर मुझे धमकी मिली थी। अखिलेश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अखिलेश यादव जी ने मेरा नाम लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। सफाई महोत्सव आपको भी याद होगा, 2014 में अगर आप गूगल करेंगे तो मिल जाएगा। तो धमकियां भी मिली, मेरे पीछे गाड़ी भी लगाई गई। चलता हुँ। रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। और यहाँ जो जी, आया जी। है वो अमर होके नहीं आया। हुँ। ऐसा कोई काम ना करो जो आपकी ओर अंगुली उठे। क्यों? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि तब गलत है। अगर आप सही लिखते हुए जाते हैं, और एक चीज मैं आपको बताऊं, ये सब चीजें चलती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आपकी पत्रकारिता व्यक्तिगत नहीं होती है हुँ। तब तक आपके खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई भी गलत काम नहीं होता। हुँ। आप एक संस्थान चला रहे हैं और उस संस्थान में गड़बड़ हो रहा है, तो हमारे पास में ये अधिकार होता है कि हम उस पर सवाल उठाएं और जी, जी। लिखें। लेकिन हमारी मंशा तो गलत नहीं होनी चाहिए। हमारी मंशा होनी चाहिए सुधार की। लेकिन जब हम आपके घर में झांकने का प्रयास करें, तब हमें कोई अधिकार यस, नहीं। कोई देश अधिकार। के संविधान ने पत्रकारिता को, प्रेस को स्वतंत्र कहा है। और वो स्वतंत्र इसीलिए कहा है कि उन्हें पता है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारों को कहा जाता है। वो जिम्मेदारी के साथ मुद्दों को उठाते हैं, और मुद्दों को उठाते ही नहीं है, उनको परिणाम तक लेकर जाते हैं। जी। तो जब आप करेंगे, उस तरीके से काम करेंगे, तो एक अलग अनुभव होगा। और जैसे ही आप व्यक्तिगत हो जाएंगे, जैसे हुँ, ही हुँ। आप किसी व्यक्ति को निजी तौर पर नुकसान कराने का प्रयास करेंगे, तो फिर तो दिक्कत होगी। ये तो कभी आए, थ्रेट्स आए इस तरीके के आए कि कहा तुमने वहां साहब खबर छाप दी, हमको नुकसान कर दिया, तुम्हें देख लेंगे। देखने नहीं हुँ। आया आज तक कोई। इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं कभी निजी स्तर पर कभी किसी के खिलाफ मैंने नहीं। जी, जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और तारा गुप्ता जी आपसे पूछना चाहती हैं कि व्यक्तिगत पत्रकारिता क्या होती है? व्यक्तिगत पत्रकारिता से आपका क्या अर्थ है? हाँ, बिल्कुल सही है। मैंने कहा ना, जब आप व्यक्तिगत पत्रकारिता क्या होती है, आशुतोष जी, मैंने भी देख लिया, इनका सवाल मुझे दिख गया। तारा जी, आपने देखा होगा, मैंने अभी इनको उदाहरण दिया तो था। मैंने सोनिया जी से एक चीज कही है कि जब हम सामाजिक मुद्दों को उठाएं, किसी भी, मान लीजिए जी। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। हुँ, हुँ। मैं गाजियाबाद में ब्यूरो चीफ था। मैं दैनिक जागरण में नोएडा में ब्यूरो चीफ रहा, रायबरेली में ब्यूरो चीफ रहा, एटा में ब्यूरो चीफ रहा, इटावा में ब्यूरो चीफ रहा, कानपुर में सिटी चीफ रहा, आगरा में मैं पत्रकारिता करते शुरुआत ही हुई, 5 6 7 साल वहां काम किए। बहुत से लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। मैंने खूब हुँ। उनके खिलाफ लिखा, उसके बावजूद भी मेरी उनसे बहुत अच्छी मित्रता है। क्यों? हुँ, हुँ, मैं हुँ, कह रहा हूं हुँ। ना, मैंने व्यक्तिगत रूप से नहीं लिखा। आपका नहीं लिखा। स्कूल चल रहा है, आपका कॉलेज चल रहा है, और उस कॉलेज में कहीं किसी भी प्रकार से कोई चीज गड़बड़ी हो जाती है। राइट, राइट। हमने कहा आपके खिलाफ गड़बड़ है, और हम आपके संस्थान में गए, हमने अपने रिपोर्टर को भेजा। वहां भेजने के बाद एक पूरा डिटेल्स जो भी मिली, अगर हम टीवी में हैं तो हमने आपसे बाइट मांगी, विजुअल्स बनाए, हुँ। बाइट मांगी, और कोर्ट और उसके अगेंस्ट में काउंटर और एनकाउंटर दोनों लिए, और दोनों लेने के बाद में हमने पब्लिश कर दी। ये तो हो गई आपकी जी, जी। पत्रकारिता। अब आ जाओ निजी पत्रकार। पत्रकारिता। हमने वीडियोस बनवा लिए, हमने सब डिटेल्स ले हुँ, ली। उसके बाद में हमने हुँ। सोनिया जी से, हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है, हमने कहा सोनिया जी, जी जी, जी। एक काम करना, तारा जी के पास मैसेज पहुंचाना, छाप देंगे। हुँ। तारा जी के पास मैसेज पहुंचाना, छाप जी, देंगे। जी। क्या हुँ। करना है? बोले बस इशारा दे दो उनको, छाप देंगे।
मतलब क्या हुआ कि हमने उनकी कमियों को खोजने के बाद अपनी दुकान चलाने का प्रयास जी 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 कर जी। दिया, और फिर हमने उनसे कोई विशेष मांग कर दी, तो फिर वो आपको हर्ट करेगा। तब आप उस तरीके से बदला लेने की भूमिका में आ जाएंगे। लेकिन जब हम कहेंगे कि आपके यहाँ ये गलत हुआ है, आप हमें बाइट दीजिए जी और हम आपकी खबर चलाने जा रहे हैं, तो आप कहते हैं कि मेरी नॉलेज में नहीं था, हम इसमें सुधार करेंगे। जी। थोड़ा और स्पष्ट, इससे ज्यादा बिल्कुल। स्पष्ट क्या हो नहीं सकता ये है हो तारा गया जी? हो गया। मैंने नहीं ये पहला सीधे पहले सीधे पहले शब्दों में कहा था कहा उन्होंने, कि ये सुधार ऊपर की अब आया बात है। होनी चाहिए, ना कि किसी को ब्लैकमेल की बात होनी चाहिए। जी जब जी। हम अपनी कलम के आधार पर किसी को ब्लैकमेल करने का प्रयास करते हैं, जब हम अपनी कलम के आधार पर किसी को ठगने का प्रयास करते हैं, डराने का भी, हम ब्लैकमेल किसी करने को का भी, दबाने का भी, अपने सभी बात। आप को बेचने का प्रयास करते हैं, तब वो जी व्यक्तिगत, जब व्यक्तिगत। वो व्यक्तिगत बिल्कुल होता है, तो फिर आप किसी के साथ में किसी को चिकोटी लोगे, तो फिर चिकोटा खाने के लिए भी आपको तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छे जवाब दिया आपने। ठाकुर प्रिंस राठौर जी इसी बीच जुड़े हैं हमारे साथ, आपको नमस्कार कर रहे हैं, हमारा भी आपको नमस्कार। विजेंद्र गाफिल जी कह रहे हैं, जिंदगी से अब कहाँ लगता है डर, वक्त से उलझा हुआ हूँ इस कदर। बेशक डरना, अगर जिंदगी डर के आगे जीत है तो डरना तो आपने अब सीखा ही नहीं। और अनुपमा जी कह रहे हैं, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही हो, कहीं भी आग जलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। बेशक। और पिलकेंद्र अरोड़ा जी कह रहे हैं कि बगल में आग लिए वाला आपका शेर सार्थक हुआ। बेशक ये शेर इन पर बिल्कुल सार्थक है। पिलकेंद्र अरोड़ा जी कह रहे हैं कि आजकल संपादक प्रबंधक हो गए हैं और बाजारवाद में पत्रकारिता अपने मूल्य खो रही है। आप क्या सोचते हैं? किनका मैं फिर ये से सवाल है? दोहराती हूँ कि आजकल संपादक प्रबंधक हो गए हैं और बाजारवाद में पत्रकारिता अपना मूल्य खो रही है। ये आप इसके बारे में है, क्या सोचते हैं? पिलकेंद्र अरोड़ा जी कह रहे हैं पिलकेंद्र आजकल अरोड़ा संपादक जी प्रबंधक हो गए और बाजार में पत्रकारिता खो गई है। देखिए, जी जी भीड़ भीड़ जो होती है, उसमें से आपको एक का नगीना अगर चुनना हो, तो समय तो लगेगा, खोजना तो पड़ेगा। हम जिस माहौल में जी रहे हैं, ये इंटरनेट मीडिया का युग है। हम्म। तराजू के दो पहलू होते हैं, तराजू के दो पहलू होते हैं। प्रकृति ने चीज बनाई है, अच्छा बुरा, दिन रात, काला गोरा। वही पत्रकारिता का हिसाब हो गया है। अगर अच्छे हैं तो पत्रकारिता में बुरे लोग भी तो होंगे ही ना, अगर बुरे हैं तो अच्छे होंगे भी ना। आप अपना काम ईमानदारी से करते रहिए। बात आई प्रबंधक की, तो प्रबंधन कौन करेगा? अगर एक बड़ा अखबार चल रहा है, उस अखबार को चलाने के लिए 20 रिपोर्टर्स की अगर टीम आपके साथ काम कर रही है, 15 वीडियो एडिटर्स की टीम आपके साथ काम कर रही है, तो उसको प्रबंधन तो करना ही पड़ेगा ना, उनको मैनेज तो करना ही पड़ेगा जी ना, उनसे काम तो जी कराना जी ही पड़ेगा ना। अब अगर आपका प्रबंधन दूसरी ओर जा रहा हो, तो मैं उसके लिए भी आ रहा हूं। आप ये देखिए, हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, जी अब आजादी तो होनी नहीं। अंग्रेजों से आजादी, दासता से मुक्ति तो हमको मिल गई। अब हमें आजादी किससे लेनी है? हमें आजाद होना है लोगों की मानसिकता से। हम जब जाते हैं अपना काम कराने के लिए किसी व्यक्ति के पास में, और हमारा काम अट्टा, हम छोटा से छोटा काम करके जाते हैं, तो जेब में 50 रुपए लेकर जाते हैं। बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं। क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं 50 रुपए, बोले देने दिए बिना तो काम ही नहीं होगा। काम नहीं होगा। तो आपने मानसिकता बना ली ना कि मानसिकता दिए बना बिना ली, काम नहीं होगा। हमने मानसिकता बनवा ली और उनकी मानसिकता पे फिट भी कर दी अपनी बात, उनकी आपने उसको मानसिकता पैसे को दे ऊपर दिए, चढ़ाया। आपने उसको पैसे दे दिए ना, दे दिए। और घर में आके कहा बड़ा चोर है साला, पैसे ले दिए। तुम भैया लेके क्यों गए थे? क्यों लेके गए? तो जो हमें आजादी दिलानी है, हमें मुक्त होना है, उस मानसिकता से होना है जो दासता की मानसिकता आज भी हमारे अंदर जीवित है। जी अखबार जो निकलता है वो एक सूचना का माध्यम है।
कौन कितनी तेजी के साथ में लोगों के पास सूचना पहुंचा देता है। टीवी चैनल जो चलता है वो एक सूचना का माध्यम है, कितनी तेजी से किसी को वो सूचना आपके पास तक पहुंच जाती है। आप पहले जब मात्र मैंने जब पत्रकारिता की शुरुआत की तो 2 4 5 6 अखबार हाथों में गिने चुने हुआ करते थे। टीवी चैनल्स 2 4 हुआ करते थे जिस पर आप देखते थे, तो आप न्यूज देखते थे। शुरुआत जब हुई चैनल्स को लेकर तो सबसे पहले यही सवाल हुआ कि पूरे दिन की 24 घंटे की खबरें आएंगी कहां से। लेकिन खबरों की दुनिया अनंत है। अब तो सीमा हैदर पर भी पूरे दिन चलती है। जय जय, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ना, सीमा हैदर पर खबर क्यों चल रही है? इसलिए क्योंकि आप लोग देख रहे हैं। जिस दिन आप देखना बंद कर देंगे उस दिन लिखने वाले बंद कर देंगे लिखना। आपकी मोबाइल ने आपको अपना गुलाम बना रखा है। आप रात के 2 बजे भी जब आप फोन उठाते हैं तो ये देखते हैं कि कितने फेसबुक पर लाइव हमारे लाइक हो गए, कितने कमेंट्स हो गए, व्हाट्सएप पर किसने गुड नाइट लिखा, किसने स्माइली बनाई तो क्यों नहीं बनाई, 3 दिन तक अगर उसने कोई मैसेज नहीं लिखा तो क्यों नहीं लिखा, हम में कोई गड़बड़ तो नहीं है। आपकी पत्नी आपके सामने बैठी हुई है और उसके बावजूद आपको उससे बात करने का समय नहीं है। आपका बेटा आपके घर के सामने बैठा हुआ है, आपके पास उसके पास बात करने का समय नहीं है। आप फोन में लगे हुए हैं, तो आपने अपने आप को इसका गुलाम बना लिया। लोगों ने उसको यूज करना शुरू कर दिया। जब वो होड़ हो गई हर जगह, पहले जो भी इनका, मैं अरोड़ा साहब का ही जवाब देता हूं कि पहले अखबार पढ़े जाते थे, पहले टीवी चैनल्स देखे जाते थे सूचना के लिए, और अब देखे जाते हैं मनोरंजन के लिए। मनोरंजन की दुनिया तो अथाह है। हर आदमी स्वांतः सुखाय की स्थिति पर है। दुख कोई नहीं देखना चाहता है, सुखी सब होना चाहता है। कुरूप कोई नहीं होना चाहता है, सुंदर सब दिखना चाहते हैं। तो फिर उसके लिए तो आपको वो तरीके भी करने पड़ेंगे। पहले पत्रकारिता की स्थिति हुआ करती थी कि बड़ा सा थैला, कंधे पर एक थैला लटका हुआ, कुर्ता पैजामा, चप्पल पहने हुए, टूटा सा चश्मा लिए हुए, 3 दिन से नहाया या नहीं नहाया उस हिसाब से जा रहे हैं। तो बोले कौन है? बोले साहब पत्रकार है। समय चेंज हुआ, टीवी चैनल्स ने लगातार दिखाना शुरू कर दिया। आपने देखा कि इनकी टीआरपी बहुत अच्छी जा रही है। इनके पास में 5000 व्यूज हैं रोज के। आपने हिसाब लगाया कि मेरी दुकान में साड़ियां बहुत अच्छी बिक रही हैं, अगर मैं इनके चैनल पर विज्ञापन चला दूं तो ये भैया मेरे यहां से दुकानदार पे लोग बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जी जी। आपने उनको 10,000 का विज्ञापन दे दिया। जिसका चैनल था उसने सोचा गुरु हमको तो पैसे मिलते ही नहीं थे, अब हमें 10,000 मिल गए। उसने कहा अगर 10,000 आ सकते हैं तो 10 लाख क्यों नहीं आ सकते? वो 10 लाख तक पहुंच गया। अगले ने दिमाग दौड़ाया कि मेरे रिपोर्टर्स अगर स्मार्ट होकर के दिखाई पड़े तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। उन्होंने स्मार्ट बनाने के लिए पैसे देने शुरू कर दिए। मतलब उपभोक्तावाद की शुरुआत हो गई। और जब उपभोक्तावाद की शुरुआत हो गई तो फिर पहले अखबार में केवल पत्रकार हुआ करते थे, अब अखबार में मार्केटिंग का विभाग अलग होता है। अब टीवी चैनल्स में मार्केटिंग का विभाग अलग होता है, विज्ञापन उसका सर्कुलेशन का विभाग अलग होता है। एसईओ डिजिटल अब हो गया है, तो डिजिटल में किसकी खबरों को कितना हिट्स मिल रहा है उसका अलग है। टीआरपी की बात एक और बड़ी रोचक बात हो रही है। पहले तो विज्ञापन देने के लिए पैसे दो, और फिर हमारे जैसे जो लोग हैं वो ऐड हटाने के लिए पैसे दो कि भी हम लगातार गाने सुने और हमारे बीच में जो है ना ऐड नहीं आए। तो ये तो बहुत अच्छा हो गया। और एक सवाल ये भी जहन में आता है कि आपको क्या लगता है कि इस मीडिया ने ये समाचार पत्रों को खा लिया, खत्म कर देंगे क्या ये समाचार पत्रों को? जब मीडिया की हमें लोगों को सुनने की आदत हो गई या देखने की आदत होगी, पढ़ने की आदत तो रही नहीं, तो ये समाचार पत्र कब तक चलेंगे? क्या ये खत्म नहीं हो जाएंगे? आप चाय पीती हैं कि कॉफी? दोनों। जो पीने को मिले आपके साथ। चाय पीना बंद कर दो। अच्छा, कर सकती हैं? नहीं कर सकती। नहीं कर सकती ना, तो अखबार कैसे बंद कर देंगी? जी जी। अगर आप टीवी देखना चाहती हैं तो टीवी पर न्यूज अच्छी आ रही तो आप कैसे बंद कर देंगी? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात हो रही, मैं उसी बात पर आ रहा हूं। रश्मि जी ने लिखा है, बहुत अच्छी बहस हो रही है किसी मुद्दे पर, संसद में आरक्षण मिला है महिलाओं को। आज आपका दिन है, राज्यसभा में भी पास हो गया, बहुत बधाई आपको भी और रश्मि जी को भी, और बाकी के जो लोग विंडो में दिख नहीं रहे उन सबको बधाई। सबको बधाई। संसद में बहस चल रही है
और बहस में स्मृति ईरानी बोल रही हैं या सोनिया गांधी बोल रही हैं, दोनों लोग महिलाओं के मुद्दे पर बात कर रही हैं। किसी ने बता दिया, अरे भाई टीवी चलाओ, क्यों, क्या हुआ, देखो बहस चल रही है, तो क्या करोगी? देखोगी ना? यस। और किसी ने कहा, अरे दूसरे पे देखो, दूसरे पे उससे ज्यादा अच्छी चल रही है। चैनल बदला जाएगा। टेस्ट है ना, अलग अलग अपना अपना टेस्ट है। जब आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में पूजा करते हैं जाकर, और जब किसी के जन्मदिन में होते हैं तो नाचते हैं, क्लब में जाते हैं तो दूसरे अंदाज में नाचते हैं। तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग अलग जगह है ना। हमारे देश की आबादी 140 करोड़ है, और इस 140 करोड़ आबादी में हर व्यक्ति अपने हिसाब से अपना जीवन जीता है। जिसको न्यूज चैनल्स देखते हैं वो न्यूज चैनल्स देखता है, इंटरनेट मीडिया जब चल रही, यूट्यूब है, यूट्यूब पर लोग किताबें भी पढ़ते हैं, अपना बच्चे जो है वो अपना साहित्य पढ़ते हैं, युवा अपने हिसाब का देखते हैं। हमारे पिताजी 24 घंटे तक अपना वो रामायण, जो उनकी अरुण गोविल जी वाली थी पुरानी रामायण, रामानंद सागर जी वाली, मुझे लग रहा है वो कम से कम 20 बार देख चुके होंगे। जब मैं घर आता हूँ शाम को घर पर, तो हमारे पिताजी अपनी वही रामायण लगाते हैं, उनको पुरानी आगे वाली अच्छी नहीं लगती। जी 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 जी, आगे वाली जो भी है, हम टीवी चैनल्स देखते हैं तो अपने लिए देखते हैं, हम अखबार पढ़ते हैं तो हम अपने लिए पढ़ते हैं। और मैं एक चीज बताऊं, जो आपने कहा कि क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अखबारों को खा लिया है। मैं पहले अखबार का हिस्सा रहा और अब मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हिस्सा हूं, लेकिन मैं दोनों का अपना टेस्ट है। अखबार ना कभी खत्म हुए हैं और ना कभी उनकी प्रासंगिकता होंगे। तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके घर में बच्चे पढ़ रहे हैं, आप अपने बच्चों को कोई काम मत करिए, कोई कोचिंग मत लगाइए, कोई ट्यूशन मत लगाइए, कुछ भी मत करिए। आपके बच्चों से आप कहिए कि आप 2 अखबार मंगा लें, एक हिंदी का, एक इंग्लिश का। जी जी, हेडलाइन ही पढ़ लें बस। इससे मतलब नहीं है आप कौन सा मंगाते हैं, इससे मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। 2 अखबार मंगा लें, कलम साथ में रखें, और आप केवल नियमित रूप से अखबार पढ़ें। देश की जो सबसे बड़ी सेवा है सिविल सर्विसेज से जुड़ी हुई, बिल्कुल ठीक है। आईपीएस बनना, IRS बनना, सिविल सर्विसेज के किसी भी एग्जाम को आप पास कर सकते हैं, बस केवल अखबार पढ़ रहे हैं, पहली चीज। और दूसरी, मेरा हाजमा सही नहीं होता। अभी जो रश्मि जी ने कहा, मैं वही बोलने वाला था, तब तक बेशक मेरी माँ की चाय की चुस्की आज तक अखबार में आंख खुलती है तो सबसे पहले दरवाजे पर पहुंचता हूं, अखबार उठाता हूं, उस अखबार को पढ़ना शुरू करता हूं, तब लगता है कि नहीं, सुकून में। आप देखिए ना, आप अखबार पढ़ना शुरू करिए, क्रिकेट मैच देखते हैं आप, इंडिया जीत गई, और दूसरे दिन मैंने कहा ना, मैं तो उल्टी ओर से पढ़ना शुरू करता हूं। फिर जो शब्द होते हैं, उन शब्दों में जो मिठास होती है, जी आनंद अलग होता है। अखबार कोर्ट में आप जब न्यूज चैनल्स की क्लिपिंग ले जाते हैं, हमारा और आपका जो ये चल रहा है लाइव, अब तो खैर इसका मिल जाएगा, पहले स्थिति वो करती थी कि लिंक तो आपको मांगना पड़ेगा, जो कहीं किसी की जगह आपके आधार पे हमको मिलेगा। अखबार हमारी संपत्ति हो गई, 3 रुपए का, 5 रुपए का जो हमने अखबार खरीदा, उसको हम सदियों तक अपने पास सुरक्षित रखेंगे और ये कहेंगे कि साहब देखो हमने ये काम किया था। जैसे मैं 2000 में स्टूडेंट्स यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट था जी, और मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? क्योंकि धरना प्रदर्शन किया, एक नया जोश था, अखबार में बड़ी सी खबर छपी, छात्र संघ उपाध्यक्ष गिरफ्तार, कॉलेज से निकाले गए। तो मेरे जीवन का एक अध्याय जरूर था, कैसा भी था, एक सबक था, वो सुरक्षित रखा हुआ है। अच्छा। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने मुझे पुरस्कृत किया, विष्णुकांत शास्त्री जी ने, अखबार में मेरी फोटो छपी, वो 22 साल से रखी हुई है। मैं स्काउटिंग में था 96-95 में, मेरी छोटी सी फोटो छपी कि फर्रुखाबाद में फलाना स्काउटिंग टीम ने वहां पर मंडलीय प्रतियोगिता जीती। आप कभी आइएगा मेरे घर चाय पीने के लिए, मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये साहित्य है, बेशक है, कालजयी है। आप कब तक उसको सहेज कर रख सकते हैं, आपके ऊपर तय करता है, आपके ऊपर है। बिल्कुल, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। कोर्ट में भी अखबार की कटिंग सबूत के तौर पर
तय की जाती हाँ है। जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। प्रासंगिकता कभी खत्म हो ही नहीं सकती, कभी नहीं। अपना अपना टेस्ट है। डिजिटल आ गया, अपना अब अखबार नहीं, डिजिटल हो गया। टेस्ट तो ये रहेगा, ये कभी खत्म हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक कहा कि समाचार पत्र कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि आज 40 साल से सुबह का सभी काम छोड़ सकता हूँ, लेकिन अखबार पढ़ना नहीं छोड़ सकता। मेरे खुद के घर में उदाहरण है, मेरी माँ आज से 50 साल पहले से पंजाब केसरी पढ़ती हैं, वो आज भी पंजाब केसरी ही पढ़ती हैं, उन्होंने अखबार भी नहीं बदला। और वो इतनी बुजुर्ग है, आंखों से दिखे या नहीं दिखे, वो चल फिर नहीं सकती, पर वो पंजाब केसरी जरूर पढ़ती हैं। तो राजपाल यादव जी भी इस बात की सहमति दे रहे हैं। रश्मि अभ्या जी कह रही हैं कि मेरे पति इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में थे, तो घर में उनकी मौजूदगी में लगातार न्यूज़ चलता रहता था। अनुपमा पांडे जी कह रही हैं कि अखबार पढ़ने के लिए उनकी दादी ने पढ़ना सीखा। सौरभ एस पांडे जी, शानदार बात, आपकी बात से वो सहमत हैं। और बिल्केंद्र अरोड़ा जी कह रहे हैं फिर प्रिंट मीडिया बनाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युद्ध चल रहा है। जी, बेशक, तभी मेरे ये ज़हन में ये सवाल आया था। नूतन अग्रवाल जी भी आपका अभिनंदन कर रहे हैं। बहुत से लोग हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और लोगों की संख्या बढ़ रही है, आपकी बातों में उन्हें मज़ा आ रहा है। तो इसके साथ-साथ मैं पेज 3 के बारे में कुछ जानना चाहूँगी कि पेज 3 पे काफ़ी चर्चा होती है और पेज 3 पे पिक्चर्स भी बनी है, मूवीज़ भी बनी है। ये पेज 3 क्या है? और ये कितना ज़रूरी है अखबार में? इसके बारे में आप हमें कुछ बताएँ। बहुत जरूरी है। मैंने कहा ना अभी, बहुत जरूरी, उसका नाम ही है पेज 3। जी। इसलिए जरूरी है कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं। हुँ। आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आपको अपने बारे में अच्छा ही अच्छा बताना है, तो आप क्या जी। करते हैं? हुँ। आप अपना आर्टिकल लिखवाते हैं हुँ। और उसको आगे बढ़ा देते हैं। हुँ। आपकी बड़ाई अगर हो रही है तो उसके लिए एक हमने कॉलम लिख रखा है ना, साफ दे रखा है कि आपको इसमें हम लिख रहे हैं और ये पेज 3 है, ये पेड है। जी, 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 जी। ठीक है, आपकी इच्छा होती है तो इसमें आइए, नहीं तो मत आइए। आप अपनी दुकान लगाए हुए उसमें साड़ी बेच रही हैं आप, बहुत अच्छी सी। आप बच्चों को हुँ। ट्यूशन दे रही हैं तो 500 रुपया ट्यूशन के ले रहे हैं, हुँ। 5000 रुपया ट्यूशन के ले रहे हैं। आपको पढ़ाना हो पढ़ाओ, नहीं तो मत पढ़ाओ। जी, जी। तो मैंने कहा ना, संस्थानों ने क्या किया। सौरभ लिख रहे हैं अखबार के संदर्भ में, आज तो भैया सबसे बेहतर बता सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपना जीवन हाँ, के 20 करीब 20 साल साल खून पसीना बिना कमा तो दिया, अखबार देखे बेशक। हैं। हाँ, तभी हमने सोचा कि आज इनसे बातचीत की जाए इसके बारे में कुछ, और अभी मुझे लगता है कि हम पूरी बातचीत नहीं कर पाएँगे, हम इसे क्रमशः करके इसको 1, 2, 3 भागों में चलाएँगे। आशुतोष जी, आप कुछ कह रहे थे? तो मैं ये कह रहा हूं कि एक हर किसी भी संस्थान में आप जाते हैं, किसी भी संस्थान को चलाने के लिए संसाधनों की जरूरत पड़ती है। पत्रकारों के भी अपने परिवार हैं, जो जी। संस्थान चला रहे हैं उनको भी अपने परिवार हैं, मशीनें खरीदनी पड़ती हैं, चैनल्स को चलाने के लिए फीस देनी पड़ती है। आप कल्पना करेंगे एक जी। न्यूज चैनल को चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए। एक न्यूज चैनल का लाइसेंस ही आता है तो उसका एक बहुत मोटा, मुझे जहां तक लग रहा है 1-2 करोड़ रुपया लग जाता होगा, ज्यादा लगता होगा। हुँ, कहां से हुँ। आएगा? उन्होंने एक कॉलम तय कर दिया कि ये पेज तरीका है, आप इसमें अपनी अच्छी बातें बताइए, खराब बताइए, बस देश की अस्मिता से कोई सवाल नहीं होना चाहिए। बस बात ये है। जी। कहीं भी समाज में कोई गलत धारणा नहीं जानी चाहिए। तो चला रहे हैं, उसका भी एक है। दोनों पहलू आपको देखने पड़ेंगे ना। फिल्म बनती है, बहुत बिल्कुल। अच्छी फिल्म बनती है। आपके घर में अगर कथा सुनने के लिए कोई कहे सत्यनारायण की कथा करवाओ, कितने लोग आएंगे? हुँ, हुँ। और सपना चौधरी का अपने मोहल्ले में डांस करा दो, सही बात है, बिल्कुल सही बात। आपको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज़रूरत नहीं पड़ेगी बुलाने की। हाँ। तो उसके पहलू हैं, आपको हर पहलू को देखना पड़ेगा। पत्रकार अब कलम लिखने के लिए, एक होता है पैशन, एक होता है प्रोफेशन। जी, 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 जी। नौकरी अगर आप कर रहे हैं, अपने बच्चों को अगर आप पाल रहे हैं, तो आपको या तो फिर वो ब्लैकमेलिंग करेगा, हुँ। यूट्यूबर बन जाएगा, ब्लैकमेलिंग करेगा, चूरन चटनी टाइम्स निकाल देगा, झंडा टाइम्स हुँ, निकाल हुँ। देगा, दहलता आईना निकाल देगा, सुलगती आंखें निकाल देगा, दहकती सही खबरें बात, निकाल देगा। राइट। जो मर्जी आएगा वो लिख देगा और ब्लैकमेल करना शुरू कर देगा। शुरू कर तो देगा। ब्लैकमेलिंग ना हो उसके लिए जरूरी है कि जो पत्रकारिता के पेशे में आ रहे हैं उनके जीवन को चलने के लिए उनको वेतन भी मिलता है, और उस बेशक। वेतन के लिए जरूरी है कि आपको दोनों पहलुओं को देखना पड़ेगा। थोड़ा मार्केटिंग मैनेजर्स क्यों रखे जा रहे हैं? इसीलिए तो रखे जा रहे हैं।
बिल्कुल, बिल्कुल। तो दोनों दोनों के अपने अपने अलग बहुत अलग। सफाई से और बहुत सलीके से आप हमारी बातों को रख रहे हैं सबके सामने, और सभी लोग पूरे मन से आपकी बातों को सुन रहे हैं। और इसके साथ ही फिर एक सवाल आता है मन में कि सफाई महोत्सव के बारे में आप हमें कुछ बताएं, उस घटना के बारे में आप दर्शकों को, हमारे जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इसके बारे में आप कुछ चर्चा करें। विजेंद्र काफिल जी, आपका स्वागत है। इसी बीच भूदत शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। भूदत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लगभग 50 लोग आपको देख पा रहे हैं, इस टाइम सुन रहे हैं, बेबाक उत्तर आप दे रहे हैं, ऐसा राजपाल यादव जी कह रहे हैं। बेशक आपकी जो फ्लुएंसी है उससे पता चल रहा है कि कहीं आप मन की बिल्कुल सच्ची बातें कर रहे हैं इस समय। आपका स्वागत। आपने बहुत अच्छा शोध किया है, मुझे लग रहा है मेरे ऊपर। जो बात थोड़ा सा बस। सफाई महोत्सव की है, वो मेरे जीवन का, मैं कहूंगा कि एक, आप उसको टर्निंग पॉइंट बोल सकते हैं। जी ये सौरभ पांडे का एक प्रश्न है। सौरभ पांडे लिख रहे हैं, एक प्रश्न जी है, जिस प्रकार से छुटभैया समाचार पत्रों और यूट्यूब चैनलों यूट्यूब। का ब्लैकमेल काम शुरू किया, उससे पत्रकारिता का भविष्य किस ओर जा रहा है। जी सौरभ, जी मुझे 17 साल हो गए, और लगभग 15-14 साल सौरभ को भी हो गए हैं। सौरभ दैनिक जागरण में मेरे सहयोगी हैं रहे, और मेरे अनुज भी हैं, मेरे आलोचक भी हैं। ये तीखे सवाल मुझसे खुद ही पूछते रहते हैं। तो मैं एक चीज आपसे कहना चाह रहा हूं कि मैंने अभी कहा था, जो चीज सबसे महत्वपूर्ण है कि दोनों पहलू हैं, अच्छा और बुरा। अच्छाई को बुराई कितना भी हराने का प्रयास करे, जी अच्छाई कभी किसी से हारी नहीं है। तो जो कलम से अच्छा लिखने वाले वो लिखते रहेंगे, जो ब्लैकमेल करने वाले हैं उनको सजा भी मिलती है। आपने खूब देखे होंगे, कई बार सूचनाएं आई कि जी जी। फलाना वहां पिट गया, किसी ने उसको जेल में डाल दिया। आपने कई बार ये भी देखा होगा कि जो हमारे मित्र हैं यहाँ पर, आलोक सिंह जी, आपके डासना जेल के सुपरिंटेंडेंट साहब हैं, तो उनके पास में भी कई लोगों का स्वागत खूब होता है। आप लोगों के जीवन जी में जी भी कभी ऐसे अनुभव आए होंगे। तो सठे साठों बिल्कुल। सराचे वाली भूमिका होनी भी चाहिए। अगर कोई ब्लैकमेल करता है तो ब्लैकमेलर पत्रकार नहीं हो सकता है, उसको उसके बेशक। हिसाब से सजा मिलती रहेगी। जो लोग ब्लैकमेलर हैं उनकी जगह खुद हमारा देश का संविधान, हमारे देश का कानून तय करता रहेगा। उसकी चिंता मत छोड़िए। जो सही लिखने वाले हैं वो गर्व से सीना चौड़ा करके चलते रहेंगे, उनको लोग सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, और ब्लैकमेलर्स की भूमिका उनको खुद बेशक तय बेशक करेंगे। बेशक। निश्चित रहिए, सब अच्छा है। सफाई महोत्सव में जो खर्च होता था वह जनता का पैसा होता था, या फिर किसी पार्टी के लोग करते थे, जी, और उस महोत्सव से अभी हम फायदा किया। सफाई महोत्सव के बारे में बातचीत करते हैं। ये इस सवाल का जवाब मुझे लगता है उसी में आ जाएगा। अभिलाष अभिलाष जी ने पूछा, मैं उसी सवाल पर आता हूं। अभिलाष, सफाई महोत्सव प्रदेश सरकार का महोत्सव नहीं था, वो एक परिवार का महोत्सव था। अगर सरकार का महोत्सव होता तो आज भी चल रहा होता। हम्म, अगर निजी स्तर पर भी कोई व्यक्ति लगातार ये कहता कि हम करा रहे हैं, जब मैंने उसमें शुरुआत की, हुआ ये था, आप, बड़ा रोचक किस्सा है इसका, कि सफाई महोत्सव चल रहा था, शायद आपको ध्यान हो, फरवरी 2000, दिसंबर 2013 और जनवरी 2014 की बात है। मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, शायद आप लोगों को खूब ध्यान होगा। कई लोगों के घर उजड़ गए, लोगों को पलायन करना पड़ा, कई लोगों की उसमें हत्या हुई। सरकार थी उस समय समाजवादी हम्म, पार्टी। इटावा में सफाई महोत्सव चल रहा था, सलमान खान उसमें आए हुए थे, माधुरी दीक्षित उसमें आई थी, रणवीर सिंह उसमें आया हुआ था, कटरीना कैफ उसमें आई हुई थी। मैं कहूंगा कि लगभग जो सितारे थे उसमें 17-18 सितारे उसमें टोटल जो थे, मुंबई के, माया नगरी के, सब आए हुए थे। मैं वहां ब्यूरो चीफ था, दैनिक जागरण का मैं ब्यूरो चीफ था। दिसंबर के महीने में कड़कड़ाती ठंड में सफाई महोत्सव में जब आयोजन होता था, तो आप स्थिति ये मान लीजिए कि दिसंबर के महीने की बात में जब आदमी रजाई अपनी छोड़ दे और उसका अंगूठा हल्का सा रजाई के बाहर अगर निकल जाए, तो आदमी अपना पैर पीछे खींच लेता और कहता है बहुत ठंडी है। सफाई में लोगों को ठंड नहीं लगती थी दिसंबर के महीने में भी। कैसे लगेगी जब माया नगरी का शबाब चरम पर होगा, खुमार चरम पर होगा, तो वहां ठंड कैसे? जी जी वो आयोजन होता था। पता नहीं मेरे दिमाग में, मैंने कहा ना कि मैं मस्त मौला आदमी रहा, मैंने देखा, मेरे पास में सूचना आई कि आपको भी वहां आयोजन में चलना है, देखना है। मैं गया, पूरा मिल मिला के सबसे चला आया। मुझे लगा कि इस आयोजन को जरा और गंभीरता से देखा जाए।
अच्छा। मैं गया वहां देखने के लिए, तो एक घटना ये हुई, जब महोत्सव का आयोजन हुआ करता था, सैफई का जो पंडाल, उसमें करीब 20,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। 20,000 लोगों की संख्या एक साथ बैठ सकती है। 20,000। 20,000 लोग। अब आप सोचिए कितना बड़ा पंडाल होगा। अब बिल्कुल। क्या होता था, बड़ा सा वीवीआई मंच बनता था, उस मंच पर सितारे रहते थे, मंच के सबसे आगे वाली सीट परिवार के पास रहती थी। अच्छा। हाँ, उसके बाद में प्रदेश सरकार के मंत्री रहते थे, उन मंत्रियों के बाद में फिर अधिकारी जो प्रदेश लेवल के चीफ सेक्रेटरी फलाने 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 वो रहते थे, उन सबके बाद एसएसपी लेवल के अधिकारियों का घेरा रहता था, और फिर उसके बाद में पूरी भीड़ रहती थी। हुआ ये कि वहां उस पर नौटंकी चल रही थी। पहले दिन की घटना मैं आपको बता रहा हूं, नौटंकी चल रही थी, और नौटंकी का चलते चलते अचानक से क्या हुआ कि एक ने कलाकार ने आकर के उस पर नाचना शुरू किया। वीवीआईपी एरिया तो आगे था, जो भीड़ थी उस भीड़ के बीच में बेचारे पुलिस वाले खड़े हुए थे, होमगार्ड जिनके पास डंडा नहीं कुछ नहीं, और वो लड़कों ने हुजूम ने कुर्सियों पे खड़े होकर के नाचना शुरू कर दिया। जब उन्होंने नाचना शुरू कर दिया, हुल्लड़ मचाना शुरू किया, किसी एक होमगार्ड ने बेचारे ने उसका कंधा पकड़ के कहा भाई बैठ जा, बस उसका कहना था बैठ जा। तो लड़कों ने जो प्लास्टिक की कुर्सियां थी वो कुर्सियां उठा उठा करके उन होमगार्ड्स को, सिपाहियों को, और जो भी था पीटना शुरू कर दिया। किसी का कान फट गया, किसी के गले में चोट आई, किसी की वर्दी फट गई, सब कुछ हुआ। पंडाल से बाहर आके वो रो रहे थे, मेरा वहां से निकलना हुआ, अचानक उनका रोना हुआ, और वो व्यवस्था को और सरकार को गाली दे रहे थे, कोस रहे थे। मेरी निगाह पड़ी, क्या हुआ? बोले साहब ऐसे ऐसे मारा है, पूरा खून निकल रहा था। मैं था, मेरे साथ में वहां पर उस समय पाठक जी हुआ करते थे, हिंदुस्तान के ब्यूरो चीफ थे, और प्रदीप अवस्थी जी एक हमारे और मित्र थे, वो अमर उजाला के ब्यूरो चीफ थे। मैं प्रिंट में था उस समय, तीनों लोग थे। जब हम लोगों ने देखा कि ये बवाल हो रहा है, तो पहले तो ये लगा कि अरे यार चलो होता रहेगा, फिर हमने कहा नहीं, कैसे होता रहेगा, पिटे हैं तो खबर होनी चाहिए। तो एक छोटी सी खबर पहले दिन लगी, उस खबर में हेडिंग थी कि नौटंकी में बवाल और पुलिसकर्मी, नहीं, उसकी हेडिंग थी सीएम के गांव सैफई में रात भर पिटती रही पुलिस। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगी। मिल जाएगा सैफई में रात भर पिटती रही पुलिस। अच्छा। ये हेडिंग से वो खबर लग गई। उन सिपाहियों की जिनकी मारपीट हो रही थी, जिनके साथ, वो फोटो लग गई। उस समय एसएसपी वहां नीलाब्जा चौधरी जी हुआ करते थे, आईपीएस। इस समय आप आगरा में आईजी हैं, और एक आईपीएस थे आरके चतुर्वेदी जी, वो उस समय कानपुर के आईजी हुआ करते थे, डीआईजी हुआ करते थे। दोनों अधिकारियों से बयान लिया, दोनों अधिकारियों से पूछा, उन्होंने कोई जवाब दिया नहीं। हमने खबर छाप दी। खबर छपते ही दूसरे दिन, चूंकि मैं इटावा में रह रहा था, इटावा का ब्यूरो चीफ था, सुबह सुबह बवाल हो गया कि ऐसी खबर कैसे छाप दी। पूछा गया हमसे, तो कहा गया पत्रकारों का बहिष्कार कर दो, कोई पत्रकार आएंगे ही नहीं। जब उन्होंने कहा कि पत्रकारों का बहिष्कार कर दो, तो मेरे अंदर का एक पत्रकार और जगा। आप जनता के ये प्रोग्राम कर रहे हो, और अगर हमने खबर छाप दी तो आप कह रहे हो कि पत्रकारों का बहिष्कार कर देंगे। दिमाग दौड़ाया, इस पे खर्च कितना होता होगा आप समझिए। एक हेलीकॉप्टर को अगर आप लेते हैं चुनाव में, चुनाव चूंकि मैं कवर करता रहा तो मेरे पास लिस्ट आती रहती थी, मैं उसका देखता था, करीब 2.5 से 3 लाख रुपया, 2012-13 की बात कर रहा हूं, उस समय 2.5 से 3 लाख रुपए घंटे के हिसाब से आपको मिला करता था हेलीकॉप्टर, अगर आप चुनाव में प्रचार करने के लिए जाते। 24 घंटे में कितना होगा? 80 बार अगर हेलीकॉप्टर उतरे तो कितना होगा? सलमान खान एक प्रोग्राम के कितने पैसे लेता है? सलमान खान ने बयान दिया था उसमें, उन्हें सफाई देनी पड़ी, इंटरनेट पर, गूगल पर सब कुछ पड़ा हुआ है। माधुरी दीक्षित को बयान देना पड़ा, सलमान खान को बयान देना पड़ा। एक छोटी सी खबर और लगी थी कि 15 दिन में उड़ा दिए 300 करोड़। अच्छा। सैफई महोत्सव पर जब मैंने पूरा आकलन किया, तो अखिलेश जी का प्लेन कितनी बार उतरा, उनके छोटे भाई अभिषेक जी का हेलीकॉप्टर कितनी बार उतरा, शिवपाल जी 70 बार हेलीकॉप्टर लेकर के आए 20 दिन में, मुलायम सिंह जी कितनी बार हेलीकॉप्टर लेकर के आए, ठीक है। अच्छा, पूरा परिवार ही नहीं था, मैंने सभी का नाम लिखा, मंत्रियों के नाम लिखे, अधिकारियों के नाम लिखे, और वे पूरा सा सलाम। जब मैंने वो खबर लिखी और उसमें कि 15 दिन में उड़ा दिए 300 करोड़,
और सरकार इतने दिन में तो मुजफ्फरनगर के दंगा पीड़ितों को छत मिल जाती। बस क्या बात है। ये लिखना था, बर्र के छत्ते में हाथ पड़ा। अखिलेश जी दिल्ली में थे, मेरी अखबार में ये खबर छपी। खबर छपने के ठीक दूसरे दिन, उसी दिन अखिलेश जी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने मेरा नाम अच्छा लिया। उन्होंने कहा कि अच्छा संपादक जो हैं ब्यूरो चीफ को हटाएं। मालिकान जो दैनिक जागरण मेरा संस्थान था, उसके लिए कहा सभी क्लिपिंग्स आपको मिल जाएंगी कि वो उनको हटाएं। फला 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 कई आरोप लगाए गए। उन्होंने कहा कि हम हल्ला बोल करेंगे। अब जो आपने कहा डर नहीं लगता, अब उस पॉइंट पर आता हूं। हाँ हाँ अखिलेश जी ने कहा कि हम हल्ला बोल करेंगे। खैर वो हल्ला बोल हुआ। हल्ला बोल का ये हुआ, उन्होंने कहा कि अगर नहीं हटाते हैं तो हम अपने हिसाब से निपटेंगे। उस समय वहां मैं एक मिश्रा जी हैं इटावा के, उन मिश्रा जी के घर में रहता था। मेरे पास में एक अधिकारी का फोन आता है, मैं उन अधिकारी का नाम नहीं लूंगा। उन अधिकारी का फोन आता है, वो मेरे एज ए गार्जियन है। उन्होंने मुझसे हड़काते हुए पूछा, चैन पड़ गया, कहाँ हो तुम? मैंने कहा फला जगह ऑफिस पे हूं। बोले 2014 का इलेक्शन आने जा रहा है, सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, तुम्हारा नाम ले चुके हैं, तुमको कोई निपटा देगा और दूसरे लोग माइलेज ले लेंगे, निकल लो। पिताजी का फोन आया, चैन पड़ गया। कई चीजें कई लोगों ने कहा। कई लोगों ने कहा होगा, समझ सकती हूँ। संयोग की बात बड़ी मजेदार हुई। वो ये हुई कि मेरे मकान मालिक का फोन आता है, उसी समय मैं ऑफिस में बैठा अच्छा, हूं। मकान भी खाली कर दो। खाली करने के लिए नहीं कहा उन्होंने, कतई नहीं कहा। वो व्यक्ति शेर था। अग्निहोत्री जी कहाँ है, यही अंदाज था उनका। अग्निहोत्री जी कहाँ है? कहा क्या हुआ बताइए? बोले रिश्तेदार आए हैं आपके। अच्छा हाँ, 2 गाड़ियां पहुंची, मुझे नहीं पता वो गाड़ी कौन सी है। 2 गाड़ियां पहुंची जिन पर ना आगे नंबर प्लेट थी ना पीछे नंबर प्लेट थी। और उन्होंने खाली पूछा था अग्निहोत्री जी हैं क्या? मैं नहीं कह रहा हूं कि मुझे कोई धमकाने आया, मैं कतई रूप से ये कह रहा हूं कि मैं नहीं कह रहा हूं कि मुझे किसी ने चेतावनी दी। 2 गाड़ियां पहुंची, कौन थी वो मुझे नहीं पता है। खैर वहां से वो दोनों गाड़ियां पहुंची, वो मुझे खोज रही थी। इसी बीच में मेरे पास में फोन आता। मैंने कहा ट्रांसफर तो मेरे उसमें रहता था, मैं थैला उठा के जहां मर्जी हो वहां चलता ही रहता था। तो दो गाड़ियां पहुंचती हैं मुझे खोजते हुए। साहब जिन अधिकारी का फोन था, उन्होंने कहा कि मैं आपके पास गाड़ी भिजवा रहा हूं, मैं आपके पास गाड़ी भिजवा रहा हूं, जहां भी हो वहां से निकल लो। मैंने मना भी किया, लेकिन उन्होंने मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया। मैं गाड़ी में बैठा, आगरा पहुंच गया। और आगरा पहुंचने के उसके ठीक दूसरे ही दिन, उसी दिन शाम को मेरे संपादक उस समय आदरणीय राघवेंद्र चड्ढा जी थे, वो इस समय हल्द्वानी में है। उन्होंने कहा ठीक है, तुमने जो है जो करना था वो कर दिया, अब बेटा एक काम करना, इटावा मत जाना, कानपुर आ जाओ। तो उसी दिन मेरा ट्रांसफर हुआ कानपुर। मैं कानपुर पहुंच गया। हालांकि मैंने एक मैसेज बनाया, रुद्र शांत, मैंने एक मैसेज बनाया, मैंने सीएम साहब को लिखा कि मैं पत्रकार हूं, मैंने लिखा मैं आगे भी लिखता रहूंगा, मुझे नेता नहीं बनना, मुझे नेता नहीं बनना, पत्रकार ही रहना है। अगर मेरे साथ कहीं कुछ होता है और मैं जिंदा बचता हूं तो कोई पार्टी मुझे चुनाव लड़ा देगी, और अगर मेरे साथ कुछ हो जाता है तो आप ही मेरे घर पर चेक लेके पहुंचेंगे। ऐसा मत करिएगा, मैं लिखता हूं, लिखता रहूंगा। हाँ, ये मैसेज मैं आपको भी दे रहा हूं और सबको भी दूंगा अगर मेरे साथ कुछ होता है। खैर उनका शाम को फोन आता है, उनके किसी व्यक्ति का फोन आया। उन्होंने कहा कि नहीं, आपसे, उनके घर से, उनके परिवार से ही किसी का फोन आया कि नहीं आप पानी पी लीजिए, मैं नाम लेती हूँ तब तक। पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए। मैंने कहा आप खांसी आ रही कोई दिक्कत नहीं, वो हल्का सा आ गया था, कोई दिक्कत नहीं है। है। तो उन्होंने कहा कि नहीं आपसे कोई मतलब नहीं है, हमारा तो आपके मालिकान से लड़ाई थी। और खैर मैंने कहा ना, राजनीतिक है तो सब चलते रहते हैं। संयोग से मेरा कानपुर में ट्रांसफर हुआ, मैं कानपुर पहुंच गया, और उसके ठीक 2 महीने बाद सीएम साहब तत्कालीन अखिलेश जी उतरते हैं कानपुर की पुलिस लाइन में। मैं उनको सामने से दिख गया
तो उन्होंने कहा तुम यहाँ भी आ गए। हमने कहा साहब अच्छा। आपका प्रदेश है, आपका प्रदेश है, आपके प्रदेश में ही रहना है। तो वो घटना हुई, चला। लेकिन उसके बाद मेरी कई बार उनसे मुलाकात हुई है, बहुत अच्छे, जब भी वो मुझे देखते हैं स्नेह भी करते हैं, मुझसे बात भी करते हैं और हाय हेलो भी पूछ लेते हैं। उनका मोबाइल नंबर भी मेरे पास है, कभी मैं उनसे नमस्ते भी कर दिया करता हूँ। तो एक सिद्धांतवादी बात थी, मुझे लगा वहां पर गड़बड़ है, मैंने खबर लिखी, मैं क्या पीछे नहीं पड़ा। आज ये दो आप कुछ भी कह सकते हैं, सफाई महोत्सव उसके बाद 1 साल और चला, 2 साल, अब सफाई महोत्सव का आयोजन नहीं होता है, और अगर एक होता भी सेकंड, होता। मेरे बेटे को चोट लगी है, 1 सेकंड, आप कंटिन्यू रखिए। हाँ हाँ हाँ। तो सफाई महोत्सव का जो आयोजन था उस समय के बाद बंद हो गया। अब जो भी हो थोड़े स्तर पर होता है या नहीं होता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लिखने का एक तरीका ये भी लगा, एक सबक भी मिला छोटा सा, कि आपको कहीं भी अपने आप को तुरंत नहीं झोंक देना चाहिए। परिवार की चिंता पिताजी ने बहुत हड़काया, कई शुभचिंतकों ने भी कहा। मैंने कहा ना, मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट रहा वो। हालांकि ईश्वर की कृपा रही मेरे ऊपर, मुझे कोई धमकाने नहीं आया, मुझे कोई डराने नहीं आया, लेकिन वो जो समय था उस समय का, वो एक चुनौतीपूर्ण जबरदस्त था। एक और सवाल आपसे लेते हैं और फिर हम कार्यक्रम के अंत की तरफ बढ़ते हैं कि रायबरेली के बारे में आप हमें कुछ बताएं। आप वहां रहे हैं, वहां के बारे में हमें कुछ बताएं। रायबरेली का कोई किस्सा। रायबरेली के बारे में क्या चीज पूछना चाह रहे हैं? रायबरेली जी इंदिरा जी की कार्यस्थली रही है। रायबरेली सोनिया गांधी जी की वर्तमान में कार्यस्थली है। तो आप किस वे में पूछना चाह रही है? कोई भी किस्सा आपको, आप जो चाहते हैं कि हमें जनता को उसके बारे में पता होना चाहिए, कुछ हमें बताएं उसको लेकर। नरेंद्र त्रिपाठी जी आपकी कलम को सलाम करेंगे। हाँ, मैं उसके लिए भी बताता हूँ। रायबरेली में मैं लगभग 11 महीने तक रहा। मैं जहां भी रहा हूँ, करीब 17 साल की पत्रकारिता में दो जगह, एनसीआर में तो 5-6 साल हो गए, लेकिन उसमें 3-4 जगह पोस्टिंग भी हुई। पहले नोएडा में हेड ऑफिस में रहा, फिर नोएडा ब्यूरो चीफ रहा, फिर गाजियाबाद रहा, गाजियाबाद के बाद फिर आगे छोड़ दिया, दूसरे संस्थान में वो काम कर रहा हूँ। उससे पहले भी 11 महीने, 10 महीने, 8 महीने से ऊपर का मेरा कार्यकाल कहीं करा नहीं। रायबरेली में मैंने लगभग 11 महीने काम किया। अब तो वहां काफी हद तक सुधार हुआ है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, रायबरेली में वो कहते हैं ना, ऊंची दुकान फीका पकवान, फीके पकवान। रायबरेली उस पार्टी के पास में रहा जिसने इस देश में लंबे समय तक काम किया। अगर आजादी के बाद से और आज तक अगर वहां पर गांधी खानदान का, गांधी परिवार का अगर राज रहा है, वहां से सांसद हो रहे हैं, तो रायबरेली को गौतम बुद्ध नगर से बेहतर होना चाहिए। क्या बात है। रायबरेली को लखनऊ से बेहतर होना चाहिए। आप रायबरेली में अगर जाएंगे तो आज भी आपको 5 किलोमीटर का शहर है, 5 किलोमीटर के एरिया में, और उस 5 किलोमीटर के एरिया के बाद जब आप रायबरेली से डलमो की तरफ से आगे से उधर जाते हैं बछरावा की तरफ, तो अब तो पता नहीं है, अब तो शायद वो रोड चौड़ा हो गया है, हाईवे बन गया है। उस समय स्थिति आती है कि मेरे पास में बाइक थी, तो मेरी बाइक भी गड्ढों में कभी कभी फंस जाया करती थी। अमेठी एक और प्रश्न ले रहे थे, नीचे कोई पूछ रहा था कि क्या पत्रकार को हमेशा मौजूदा सरकार के हिसाब से लिखना पड़ता है? जब वो कोई न्यूज देते हैं तो उसमें कितना % उनका असली न्यूज रहती है और कितना % सरकार के हिसाब से उसे मोल्ड करना पड़ता है, उसे मौजूदा सरकार के हिसाब से जो भी हो? देखिए, लिखने तक की, कहने की, अखबार पढ़ने की, दोनों चीजें। जब लिखने के लिए आप किसी भी में जाए, मैं इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट की दोनों की बात कर रहा हूँ, दोनों की बात कर रहा हूँ। चुनौतियां हैं। अगर आप ये कहें कि बिल्कुल नहीं लिख पा रहे हैं तो भी गलत है। लिखा जा रहा है, बोला जा रहा है, जहां पर गलत होता है उसका विरोध किया जा रहा है। लेकिन हम ये कहें कि बिल्कुल स्वतंत्र होकर के लिख पा रहे हैं, वो भी नहीं, तो वो भी नहीं। जी। कई बार कैंची चलती है, सरकारें हमेशा से करती रही, आज का समय का स्थिति ये नहीं है, हमेशा से सरकारें काम करती थी। आप देखिए, मैं एक छोटा सा ही उदाहरण देता हूं।
अभी हाल में आपने देखा होगा कि जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, उस इंडिया गठबंधन ने 14 पत्रकारों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। मैं इसको प्रतिबंध नहीं कहूंगा, उन्होंने बहिष्कार कर दिया। अब पूछने वाली बात आई है, आपने पत्रकारों का बहिष्कार किया या उन संस्थानों का? संस्थानों का तो नहीं किया ना। आशुतोष अग्निहोत्री अगर TV7 भारत चैनल में लिख रहे हैं तो वहां के प्रबंधन की मर्जी के बिना क्या लिख लेंगे? नहीं लिख पाएंगे, राइट। क्या गारंटी है कि आपने आशुतोष अग्निहोत्री का बहिष्कार कर दिया तो सौरभ पांडे अगर वहां काम कर रहे हैं, कल उनको बिठा दिया जाएगा, उनसे वही सवाल पूछवाया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तब आप क्या करेंगे? आप में अगर आपको बहिष्कार करना है तो आप संस्थान का बहिष्कार करिए ना, पहली चीज। अब हम सरकार की बात करते हैं। अब लोग कहते हैं कि सरकार के खिलाफ नहीं लिखा जाता। किसने कहा कि सरकार के खिलाफ नहीं लिखा जाता? एक विधायक जब सत्ता पक्ष का बयान देता है और गलत बयान देता है तो उसके खिलाफ लिखता है और उसके खिलाफ खबर भी चलती है। आज का ही उदाहरण है, भाजपा के सांसद हैं रमेश बिधूड़ी जी, जो दिल्ली से सांसद हैं। उन्होंने बहुजन समाजवादी पार्टी के सांसद दानिश अली के खिलाफ अपशब्द बोले, गलत बोले। आप किसी भी मीडिया चैनल को उठाकर देख लीजिए, उनके खिलाफ खबरें चल रही हैं और खबरों का चलने का कारण ही ये है कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को उस खबर पर, उनके उस वक्तव्य पर खेद जताना पड़ा। तो हुआ ना, संघे शक्ति, एकता में शक्ति है। लोग कहते हैं कि लिख नहीं पा रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि एक छोटा सा यूट्यूबर आपके मुख्यमंत्री के खिलाफ खबर चला देता है, देश के प्रधानमंत्री के खबर। जी बिल्कुल बिल्कुल। किसने रोका है? किसने रोका है? अगर आप में जज्बा है, आप कह रहे हो कि पत्रकारिता कमजोर हो गई है, लोगों को लिखने नहीं दिया जा रहा है, तो हम कह रहे हैं मत करो नौकरी। जो नौकरी करेगा वो सुनेगा, वो दबेगा, और जो नौकरी नहीं कर रहा है, राइट, नौकरी से नौकर, मतलब वही बात है भाई। आप जब नौकरी कर रहे हैं तो किसी संस्थान से जुड़ गए ना, फिर उस संस्थान के नियम कानूनों को चलना पड़ेगा। जो संस्थान विज्ञापन ले रहा है सरकार से, उसे सरकार की थोड़ी तो हाँ हुजूरी करनी ही पड़ेगी ना। आप मतलब विज्ञापन आप लिखिए, जो मर्जी हो वो लिखिए। तो दोनों पहलू हैं। सरकार विज्ञापन देती है और दिल खोल के पैसा देती है। आप विरोध करते हो कि साहब हमारा फलाना व्यक्ति नहीं आएगा, और दूसरे दिन आप 5 पेज का विज्ञापन दे देते हो उसी अखबार में। आप आधा घंटे का स्लॉट दे देते हो उसी चैनल में जिस चैनल के पत्रकार का बहिष्कार करते हो। आप उसके प्रबंधन से पूछिए ना, आप उसके मैनेजमेंट से पूछिए ना। नहीं, ऐसा नहीं होता। और दोनों है, इंडिया गठबंधन की 11 राज्यों में सरकार है। इंडिया गठबंधन की 11 राज्यों में सरकार है। राजस्थान में सरकार उनकी है, छत्तीसगढ़ में सरकार उनकी है, हिमाचल प्रदेश में सरकार उनकी है, कर्नाटक में सरकार उनकी है, तमिलनाडु में सरकार उनकी है। आप एक एक करके गिनिए ना। तो क्या वहां की मीडिया उन सरकारों को नहीं दिखाती है? वहां विपक्ष में खूब दिखाती है। पंजाब में सरकार आपकी है, सुबह से शाम तक आप चैनल्स देखिए, चलता है। तो ये आरोप तो लगते रहे हैं, पहले भी लगते थे। पहले पत्रकार आज दूसरे पत्रकार विदेश जाते हैं घूमने के लिए, तो जिसको मलाई नहीं मिलेगी वो दूसरे के ऊपर आरोप लगाएगा। चलता रहेगा ये सब। लिखने को कोई कहा था, कलम को कोई रोक नहीं पाया है। और जो नहीं लिखना चाहता है, अब तो लोग बोलते भी हैं। मैं बोलूंगा तो मुझे 20 लोग गाली देने लगे। तो कोई हमको, एक सज्जन उस दिन में फेसबुक लाइव कर रहा था, उन्होंने कहा आप भाजपा की तरफ से बोल रहे हैं। कल जब मैंने भाजपा के खिलाफ बोलना शुरू किया कि भाजपा ने भी इसको क्यों लटकाया 9 साल तक, तो उन्होंने कहा साहब आप उधर पहुंच गए। तो ये तो चलता रहता है, तो चलेगा, इसमें कोई नहीं रोक सकता। तो कलम की ताकत को ना कोई रोक पाया है, ना कोई रोक पाएगा। आप में लिखने का जज्बा होना चाहिए। कलम तो अपने हिसाब, आपके हिसाब से चलती है ना, आप उसको जितना चलाएंगे उतनी चलेगी। तो ये सब कहने की चीजें हैं कि मीडिया स्वतंत्र परतंत्र हो गई, फलाना हो गया। नहीं, ये सब छोटा मोटा इफ एंड बट ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन कलम आज भी लिखती है और उसका असर भी दिखता है। अगर ऐसा ना हो तो पत्रकारों से या इन सब से लोग डरे या झिझके क्यों?
इसीलिए तो कलम से ही तो डरते हैं, उन कलम से शब्दों ही से तो डरते हैं, उनकी जुनून से डरते हैं, उनके जोर से, उनकी सच्चाई से डरते हैं। नहीं तो डरने की किसको ज़रूरत है? बिल्कुल सही कहा आपने। और आज की जो हमारी यंग जनरेशन है, आज के जो हमारे युवा हैं, वो जो इस पत्रकारिता की फ़ील्ड में आ रहे हैं, जो ये शॉर्टकट ढूँढ रहे हैं या राजनीति में जाने का एक ये छोटा रास्ता पत्रकारिता से लेकर जाने की सोच रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इसके साथ हम आज के इस कार्यक्रम को यहाँ क्रमशः करेंगे पार्ट 1 में और फिर आपसे जल्दी ही हम दोबारा मुलाकात करेंगे इस एक संदेश के साथ आशुतोष। एक शब्द में है कि सफलता का कोई जी, शॉर्टकट नहीं होता। नहीं है। बड़ा बनने के लिए, बड़ा आपने बड़ा बनाया है घर में? बड़ा बनाया है आपने घर में? जी, दाल को आप बड़ा पीसती बनाया। हैं पहले? दाल को पहले आप पीसती हैं, बेशक, फिर उसका पेस्ट बनाती हैं, बेशक, फिर उसको आग में तपाती हैं, बेशक। क्या बात है! तब क्या वो एग्ज़ाम्पल दिए, वाह! तब आप वो बड़ा बनता है। तो बड़ा बनने के तब लिए वो बड़ा आपको बनता है। संघर्ष की बड़ा बनने के लिए आपको संघर्ष की आग में तपना होगा। और बेशक, बहुत अच्छा। मैंने फिर वही कहा कि पत्रकार बनने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। कलम बेशक, उठाने से लिखने कलम उठाकर लिखने से पहले आपको चिंतन करना पड़ेगा, आपको मनन करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि कौन अपनी कलम से कालजयी इतिहास लिखकर चले गए। खुशवंत सिंह जी आज नहीं है, लेकिन उनके कॉलम जो होते थे, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। बिल्कुल, देखिए ना बिल्कुल। क्या लिखते थे वो। हुँ। तो अगर आपको बड़ा बनना है तो उसके लिए तो संघर्ष करना ही पड़ेगा, आग में तपना बड़ी ही बात, पड़ेगा। बड़ी। और अगर आप छत से नीचे उतरते हैं, छत पर चढ़ते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। चढ़नी बिना पड़ेगी। सीढ़ियां चढ़े अगर आप छत पर पहुंचने का प्रयास करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि सफल हो होने पाएंगे। और छत से नीचे कितनी जल्दी गिरते हैं। छत से बिल्कुल, नीचे बिल्कुल। तो बिना सीढ़ियों के आ सकते हो, गिर जाओगे, कूद जाओगे, चढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। नहीं है। आपको जीवन में बिल्कुल, बहुत सफलता अच्छी। लानी है तो उसके लिए आपको संघर्षशील बनना ही पड़ेगा, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। एक दिन का कागज की नाव एक बार के लिए होती है, बार-बार के लिए नहीं होती है। जो युवा पीढ़ी जल्दी, तुरंत, शॉर्टकट से सफलता पाना चाहती है, उसके लिए मैं यही कहूंगा कि आप पढ़िए, आप लिखिए, अपने आप को साबित करिए कि आप में और आपकी कलम में कितनी ताकत है। आपको आदमी खुद उठा लेगा, आपको खुद मौके मिल जाएंगे। मौके खोजने से कभी नहीं मिलते हैं। आप अपने आप को ऐसा बनाइए कि मौके आपको खोजें, और जब वो आप बहुत प्रयास अच्छी, करेंगे तो बढ़िया रहेगा। बहुत अच्छी बात। हमारा ये 1 घंटे का लगातार सत्र रहता है अक्सर, तो हम 1.5 घंटे से एक-दूसरे के साथ हैं और आप लगातार बिना रुके जिस तरह से, जिस फ्लो से आपने अपनी बातें रखी हैं, बेशक प्रभावित करने वाली हैं शुरू से अंत तक। मैं ये मानती हूँ कि गज़ल, गीत, छंद, मुक्तक जब हम हास्य व्यंग की बात करते हैं तो अक्सर बहुत से श्रोता रहते हैं। जिस तरह की बातचीत हम आज करने वाले थे, मुझे लग रहा था कि पता नहीं लोग इसमें इंटरेस्ट लेंगे, रोचक मानेंगे, इसे नहीं मानेंगे। लेकिन 40 से 50 लोग हमारे बीच में रहे हैं और उन्होंने पूरे मन से इसको सुना है। उसका उदाहरण ये है कि उन्होंने वाह या आह नहीं लिखा, पूरी बात को लिखा है अपनी। उससे ये ज़ाहिर होता है कि उन्होंने हर बात को पूरे ध्यान से सुना है और आपके बताने का तरीका उदाहरण के साथ बहुत अच्छा रहा। अनुपमा पांडे जी लगातार जुड़ी रही, एडवोकेट आशुतोष अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, रश्मि अभ्या तो शुरू से जुड़ी ही हैं, अमूल कुमार चौधरी जी भी मुंबई से जुड़े हैं, नरेंद्र त्रिपाठी जी भी जुड़े हैं और पिलकेंद्र अरोड़ा जी ने तो पूरा आनंद लिया है इस सत्र का और वो अगले अंक के इंतजार में है, शेष अगले अंक में वो ऐसा लिख रहे हैं। अभी से ही सोनिया जी, मैं कह रहा हूं अरोड़ा जी ने अभी से ही कह दिया है कि अगले अंक की तैयारी कर लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और पिलकेंद्र अरोड़ा जी खुद बहुत अच्छे व्यंग्यकार हैं और इनके साथ जब बातचीत होती है तो जो व्यंग्यकार है, जो समझ सकते हैं, वो भी समाज को एक आईना दिखाने वाले होते ही हैं, जो अक्सर छोटी-छोटी चुटकियाँ लेते रहते हैं समाज को लेके। तो आप सभी का बिल्कुल ये प्रेरक साक्षात्कार रहा है, हर किसी को इसे देखना और सुनना चाहिए और पिलकेंद्र अरोड़ा जी ने कहा है कि इसे तो प्रकाशित होना चाहिए। तो देखिए यही इस सत्र की सफलता है। आपके लिए यही कहूँगी अग्निहोत्री जी जाते-जाते कि मुझको यूँ जीने की आदत है तो है। मुझको यूँ जीने की आदत है तो है, खुद की खुद से ही मोहब्बत है तो है,
और सब गमों को ठोकरों पे रखता हूँ, अब जमाने को शिकायत है तो है, अब जमाने को शिकायत है तो है। तो इस तरह से जमाने की शिकायतों की परवाह करे किए बगैर अपनी कलम की साधना में यूं ही आगे बढ़ते रहिए। आप जैसे जुझारू पत्रकार की हमें बहुत आवश्यकता है, हमारे समाज को आवश्यकता है, हमारे देश को जरूरत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि। जय हिंद। जय आभार भारत। आपका। बट अच्छा लगा आपसे मिलकर और आपसे चर्चा करके। आप इसी तरह से मुद्दों को उठाते रहिए और लोगों को कुछ बेहतर देने का प्रयास करते रहिए। नमस्कार। नमस्कार।